आज पूरा करूंगा मैं। और लास्ट में ये बता पूरा हो गया। वो नहीं होता कि प्रस्ताव पढ़ाओ माना गया, राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ाओ माना गया, प्रश्न विरोध हो गया, तो सभी ने मान लिया कि प्रश्न पढ़ा गया। वैसे अगर मान लो कोई 1-2 पॉइंट रहेंगे तो उसको मैं कल आज ना 2-5 लोग उसमें करा दूंगा। पहले क्लास हो रही है जिसका रिवीजन चल रहा है उसमें बैठ सकते हो आराम से। उधर तक कोने में चले जाओ, उधर साइड में स्टार्ट करते हैं। देखिए तो पहले टॉपिक पढ़ाऊं, उसमें से 2 क्वेश्चन पक्के हैं। अब आप बोल रहे हो 50 क्वेश्चन बता दिए इसने, क्वेश्चन आएंगे 10 11 50 वाले कह दिया, पर मुझे लग रहा है राजस्थान हाईकोर्ट में इस बार क्वेश्चन आएगा। एक राजस्थान हाईकोर्ट और एक जिला प्रशासन, जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिशन पिछली बार टेस्ला का क्वेश्चन आया था, टेस्ला का अपॉइंटमेंट कर दिया सभी लोगों ने। अब वैसे इस बार वो किसी पूछ लेंगे, वो पोस्ट कवर पूछ लेंगे, बहुत सारी बातें चर्चा करते हैं। स्टार्ट करते हैं, तो मैं स्टार्ट करेंगे इसको राजस्थान हाईकोर्ट से। कहां स्टार्ट करेंगे? राजस्थान हाईकोर्ट। अच्छा, पंचायती राज संस्थाओं के बारे में बताना है क्या आपको? आर्टिकल बता दूंगा सारे, कुछ बातें जो आपको पूछ सकते हैं कमेटी वगैरह, तो 5-7 कमेटी देख लेंगे। स्टार्ट कर दूं क्या? तो राजस्थान हाईकोर्ट को अगर आ जाए देखोगे, तो इसकी एक तो प्रिंसिपल सीट है, मुख्य पीठ है जो कि जोधपुर में, और एक इसकी एडिशनल बेंच जो कहां पर है? जयपुर। तो इसकी मुख्य पीठ तो जोधपुर में है, और एक इसकी एडिशनल बेंच जो कहां पर है? जयपुर में। इसको अतिरिक्त पीठ बोलते हैं। कौन सी पीठ बोलते हैं? अतिरिक्त पीठ। ये सभी को पता है, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट बनाया कब गया? ये बना था 1949 में, इसको बाद में देखेंगे हम। लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट बनने से पहले राजस्थान के अंदर रियासत काल के 5 हाईकोर्ट थे। जिस प्रकार से आरपीसी बनने से पहले रियासत काल में कितने पब्लिक सिस्टम चले थे, एक उसी प्रकार से हाईकोर्ट बनने से पहले 5 रियासत ऐसी थी जिनके खुद हाईकोर्ट थे। वो 5 रियासत कौन कौन सी है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर। अब एक बात सुन लो मेरी, इसे बता रहा हूं आपको। एक कंफ्यूजन हमारे में ऐसा होता है कि इसमें अलवर है नहीं। अरे यार सुन लो, नहीं पहले पूरी बात सुनो। इसमें अलवर है नहीं, इस पर चर्चा कर लेते हैं। अलवर कुछ समय के लिए हाईकोर्ट की बेंच होती थी। कब? जब मत्स्य संघ की राजधानी अलवर बना। जब मत्स्य संघ की राजधानी अलवर बना 1947 के बाद, जब राजस्थान इंटीग्रेशन हो रहा था, राजस्थान एकीकरण हो रहा था, तो मत्स्य संघ की राजधानी अलवर बना। उस समय कुछ समय के लिए बीच में 1947 के बाद कुछ समय के लिए कोटा की जगह बेंच कहां बन गई? अलवर। लेकिन जो राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ, अलवर से वापस बेंच कहां बन गई? कोटा। तो आगे पूछे राजस्थान हाईकोर्ट बनने से पहले कितनी रियासत के हाईकोर्ट थे? 5। कौन कौन सी रियासत है? जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर। इन कुल 5 उच्च न्यायालय के अंदर न्यायाधीश स्वागत थे 20। कितने न्यायाधीश थे? आरपीसी बनने से पहले कितने पब्लिक सर्विस कमीशन खुद के आयोग थे? कितने रियासत के? 3। हाईकोर्ट बनने से पहले कितने रियासत खुद के हाईकोर्ट थे? 5। कितने हैं? और इनमें कुल न्यायाधीश कितने थे? 20। और ये बात है 1949 से पहले की बात कर रहा हूं, क्योंकि हाईकोर्ट बनाया 1949 के अंदर 1949 में। अब पहले मेरी 2 बातें सुनो। राजस्थान हाईकोर्ट को तो एक कमेटी बनेगी भारत सरकार के द्वारा, जिसका नाम है बी आर पटेल का नाम है। इसने अपने 27 मार्च 1949 को रिपोर्ट दी, 27 मार्च 1949। इसको 2 काम दिए गए। एक तो हमें बताओ कि राजस्थान की राजधानी किसको बनाए, राजस्थान की कैपिटल क्या होनी चाहिए, और दूसरा हमें बताओ कि राजस्थान में राजस्थान हाईकोर्ट जो उसकी एक बेंच जिसको प्रिंसिपल सीट कहते हैं, जिसको मुख्य पीठ कहते हैं, ये काम बनाए, जिसको 2 टास्क दिए गए। उसने दोनों जवाब दिए। इसका जवाब जयपुर, उसका जवाब क्या दिया? जोधपुर। तो मुझे राजस्थान हाईकोर्ट की प्रिंसिपल सीट जोधपुर में किस कमेटी की कमीशन बनेगी? बी आर पटेल। इसे रिपोर्ट कर दी थी 27 मार्च 1949। राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ को किस कमेटी की कमीशन जोधपुर बनाया गया? बी आर पटेल। अब बी आर पटेल कमेटी ने कमीशन दी। इसके बाद में 21 जून 1949 को राजस्थान सरकार ने डिसीजन लिया। तो की बात है 21 जून 1949 को राजस्थान सरकार ने डिसीजन लिया, राजस्थान हाईकोर्ट कहां पर बनेगा? जोधपुर। और इस बात को मानते राजस्थान सरकार की अध्यादेश लेकर आई, इसका नाम है राजस्थान हाईकोर्ट ऑर्डिनेंस। क्या नाम है? राजस्थान हाईकोर्ट ऑर्डिनेंस। और ये कब का है? 1949 का। इससे पहले से कौन सा संस्थान ऑर्डिनेंस बनी? आरपीसी। और आरपीसी को बाद में संविधान बना दिया, और हाईकोर्ट भी संविधान बन गया। इनके ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा, क्योंकि संविधान लागू नहीं हुआ। ये बात कब की है? 1949 की। और जब इसका ऑर्डिनेंस आया, इस ऑर्डिनेंस आने के बाद में इस ऑर्डिनेंस का नोटिफिकेशन, इसकी अधिसूचना जो कब जारी की? 25 अगस्त 1949 को। राजस्थान हाईकोर्ट का नोटिफिकेशन कब जारी किया गया? 25 अगस्त 1949। राजस्थान हाईकोर्ट जो है उसने काम करना स्टार्ट किया 29 अगस्त 1949 से। और राजस्थान हाईकोर्ट ने 29 अगस्त 1949 से काम करना स्टार्ट किया, और इसका इनॉग्रेशन जोधपुर में जब हुआ, तो इसका उद्घाटन करने के लिए खुद स्वामी मान सिंह सेकंड, जो कि उस समय राष्ट्र प्रमुख थे, जोधपुर पहुंचे। मैंने आपको एक बार फोटो दिखाई, ठीक है? अब देखो 2 मिनट को एक चीज याद रहती है। अब आप देखना किस तरीके से बढ़िया लगेगी, बढ़िया जानते हो ना। अभी देखना थोड़ी देर बाद। पर 1949 के अंदर राजस्थान हाईकोर्ट बन गया। राजस्थान हाईकोर्ट किससे बनाया गया? ऑर्डिनेंस। कब ऑर्डिनेंस है? 1949 का। इसका नोटिफिकेशन कब जारी हुआ? कब इसको एस्टैब्लिश किया गया? कहां पर इसकी स्थापना की गई? जोधपुर। कौन उद्घाटन करने गए? इसके इनॉग्रेशन के लिए खुद स्वामी मान सिंह सेकंड आ गए जोधपुर। इतनी बात तुम समझ लीजिए। अब जब राजस्थान हाईकोर्ट को बनाया गया, तब इसमें जज हुआ करते थे 1+11। कितने जज हुआ करते थे? अब आप देखो रियासत काल में जब 5 हाईकोर्ट थे, तब कुल जज कितने थे? 20। लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट को जब बनाया गया, इसमें जज कितने हो गए? एक मुख्य न्यायाधीश और 11 अन्य न्यायाधीश। ये व्यवस्था की गई। अब आपको मैंने पहले बता रखा कि मुख्य न्यायाधीश कौन थे, और न्यायाधीश कौन थे, सब नाम याद रखिए। मैं नाम बोलूंगा, जिला बोलूंगा, जी बोलूंगा, उसके बाद पूछूंगा। राजस्थान हाईकोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कमलकांत वर्मा कौन थे? के वर्मा, जो कि उदयपुर और इलाहाबाद हाईकोर्ट के सीजे रह चुके थे। कमलकांत वर्मा को राजस्थान हाईकोर्ट का पहला चीफ जस्टिस बनाया गया। के वर्मा याद रखिए। राजस्थान हाईकोर्ट के जो 11 जज हैं, उनमें 6 जज वैसे 3 किलो से थे। कमलनाथ बाबरा, जस्टिस इब्राहिम दोनों कहां से थे? जयपुर। जस्टिस अमर सिंह रसूल, जस्टिस नवल किशोर दोनों कहां से थे? जोधपुर। जस्टिस सारगुल सिंह मेहता, जवान सिंह रावत कहां से थे? उदयपुर। जस्टिस दुर्गा शंकर दवे, दिल्ली। के शर्मा, भरतपुर। केमचंद गुप्ता, कोटा। त्रिलोचन दत्त, बीकानेर। आनंद नारायण कोल, अलवर। इस प्रकार से 11 जिलों से 11 जिलों से बनी। 6 जिलों से तो 3 जिलों से 6 न्यायाधीश थे। इस प्रकार से कुल 11 न्यायाधीशों ने मुख्य न्यायाधीश के साथ सीधे के साथ होत ली, और शपथ भी किसने दिलाई? स्वामी मान सिंह सेकंड। राजस्थान हाईकोर्ट जब बनाया गया, तब इसमें कमीशन कितना था? 1+11। आज इसमें न्यायाधीश है 1+49। और व्यवस्था राजस्थान में की गई 2015 से कब से की गई है? आज राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर कुल न्यायाधीश कितने? 50 है। इसमें चीफ जस्टिस शामिल है, मुख्य न्यायाधीश शामिल है। हालांकि आज की तारीख में राजस्थान हाईकोर्ट में जो वर्किंग हाईकोर्ट जज है वो कितने हैं? 1+31 है। अभी 10-15 दिन पहले तक 32 है, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट के जज राजेंद्र प्रकाश सोनी कभी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, इसलिए कंपोजिशन कितना हो गया? 1+31। राजस्थान हाईकोर्ट के जज जिनकी हाल में मृत्यु हुई, क्या नाम है? राजेंद्र प्रकाश सोनी, क्या नाम है? और अब आज की तारीख में राजस्थान हाईकोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश है और 31 के हैं जज है। जबकि जब इसको बनाया गया था, तब इसमें न्यायाधीश 20, और बनाने की स्थापना के बाद कितने थे? 12। 2015 से कितने हैं? 50। इसमें कौन शामिल है? चीफ जस्टिस। इसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है। इतनी बात समझ गए क्या? और ये देखो, ये राजस्थान हाईकोर्ट आप याद रहे तो फिर भी, अरे याद नहीं रहेगा, फिर भी देख लो एक बार। तो किस तरीके से इनॉग्रेशन के टाइम पर पहले वकील लगाते थे,
टोटल 12 जज थे, कितने जज थे 12, इसमें एक सीजे था और 12 न्यायाधीश थे, एक सीजे और 11 न्यायाधीश। आज कितने हैं 50, तब से 2015 हाईकोर्ट बनने से पहले रियासत काल में कितने जज थे 20। अब राजस्थान हाईकोर्ट बन गया तो राजस्थान हाईकोर्ट ने जो है काम करना स्टार्ट कर दिया। और ये बात हम कहां तक कर रहे हैं 1949 तक की। अब क्या हुआ कि अगले साल 1950 में 8 मई को राजस्थान के राज प्रमुख ने आदेश निकाला, क्योंकि बात है 8 मई 1950 राजस्थान के राज प्रमुख, क्योंकि उस समय राज प्रमुख का पद हुआ करता था, कौन थे राज प्रमुख स्वाभिमान सिंह सेकंड, इन्होंने ऑर्डर निकाला कि जयपुर जोधपुर के अलावा जो 3 एडिशनल बेंच है कौन कौन सी थी, बीकानेर, कोटा और उदयपुर, इनको अबोलिश किया जाता है, ये डिसीजन लिया। तो कहते हैं कि 8 मई को तो राज प्रमुख ने लिया डिसीजन और तीनों बेंच अबोलिश कब की गई 22 मई को, 22 मई 1950 राजस्थान हाईकोर्ट के तीनों एडिशनल बेंच को समाप्त कर दिया गया। तो देखो राजस्थान हाईकोर्ट को जब बनाया गया तब तक उसे 5 बेंच थी, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट जी बना, बनने के बाद में 8 मई 1950 को राजस्थान के राज प्रमुख ने आदेश निकाला और इन्होंने कहा कि भाई तीनों बेंच अबोलिश होगी और 22 मई से तीनों बेंच ने काम करना क्या कर दिया बंद। इतनी बात समझ गए क्या? अब हम जाएंगे आगे 1952 में 1952 में क्या हो गया, राजस्थान हाईकोर्ट को चलाने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट रूल्स बनाए गए, राजस्थान हाईकोर्ट नियम, और राजस्थान हाईकोर्ट नियम 1952 जो बनाए गए थे इनको पूरे राजस्थान में लागू किया गया 1 अक्टूबर 1952 को। राजस्थान हाईकोर्ट आज जो अपने कार्य कर रहा है वो नियमों के अंतर्गत काम कर रहा है, ठीक उसी प्रकार से जैसे सेकंड नियम कब के 94 आरबीसी के, तो 1951 के 1963 का याद है क्या, लोकायुक्त का 1974, स्टेट गवर्नमेंट कमीशन 2001 और राज्य सूचना आयोग 2007, उसी प्रकार से राजस्थान हाईकोर्ट जो है इन 1952 के नियमों के अंतर्गत काम कर रहा है, क्योंकि नियम है 52 के। तो देखो 1947 से पहले 1949 में स्थापना, 1950 के अंदर 3 एडिशनल बेंच को अबॉलिश कर दिया, 1952 से चलाने के लिए क्या बनाती नियम। 1956 में क्या हुआ, एक कानून बना जिसका नाम है स्टेट रिओर्गनाइजेशन एक्ट, जिसको बोलते हैं राज्य पुनर्गठन कानून है, जो कब का है 1956 का। इस कानून में भी हाईकोर्ट की प्रोविजन की गई है, वही कानून है जिसके अंदर माध्यमिकता प्रावधान भी बताया था मैंने आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 165 के अलावा अगर माध्यमिकता पद किसी कानून में लिखा हुआ है तो कानून ये है। इसी कानून के अंदर हाईकोर्ट की प्रोविजन भी है। इस कानून में लिखा हुआ है कि सेक्शन 49 में तो लिखा हुआ है कि हर राज्य में हाईकोर्ट होगा और 51 में लिखा हुआ है कि हाईकोर्ट की बनाई जा सकती है एडिशनल बेंच अतिरिक्त पीठ। राज्य पुनर्गठन कानून 21 धारा के अंदर हाईकोर्ट की प्रोविजन है 49 और 21 धारा के अंदर इसकी एडिशनल बेंच बनती है 51 में। तो आपको दोनों धारा याद रखनी है 49 और 51। एक मार्क को चीज जो बीच में रहेगी वो ये कि जब ऑर्डिनेंस पारित किया गया था उसका एक सेक्शन है 10(1), कौन सी धारा है 10(1), हाईकोर्ट की साइड पे लिखी है, बता रहा हूं आपको 10(1) में लिखा गया था कि हाईकोर्ट की प्रिंसिपल सीट जो है उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहां बनेगी जोधपुर। आप पूछ लेगा राजस्थान उच्च न्यायालय राजस्थान हाईकोर्ट ऑर्डिनेंस 1949 के किस सेक्शन के अंदर ये लिखा गया कि हाईकोर्ट की प्रिंसिपल सीट जोधपुर होगी, सेक्शन 10(1) धारा 10(1). अब हम पहुंच गए 1956 में। 1956 में एक बड़ी बात हो रही, 1956 के अंदर जब ये स्टेट ऑर्डिनेंस एक्ट पारित हुआ उसके बाद राजस्थान में सीजे उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे एसआर दास। कौन थे? एसआर दास। ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस राजस्थान हाईकोर्ट में और राजस्थान हाईकोर्ट को रिकॉन्स्टिट्यूट किया, राजस्थान हाईकोर्ट का पुनर्गठन किया और राजस्थान हाईकोर्ट में टोटल जज कितने कर दिए? केवल 6 जज कर दिए। जज की संख्या कितनी कर दी? केवल 6। हालांकि उस समय राजस्थान हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे कैलाशनाथ वांचू। कौन थे? मैंने वो कई बार कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट में एज ए चीफ जस्टिस अगर मैक्सिमम टेन्योर किसी का है तो किसका है? कैलाशनाथ वांचू। कैलाशनाथ वांचू भारत के 10वें मुख्य न्यायाधीश में, ये बाद में जाकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने और कौन से थे? 10वें। क्या नाम है इनका? कैलाशनाथ वांचू। इस बात से इतनी बात से सभी लोग सहमत हो गए। हम कहां तक पहुंच गए? 1956। इतनी बात सब लोग समझ गए। अब क्या हुआ कि 1958 में, ये बात है 27 फरवरी 1958 की, एक कमेटी थी जिसको बनाया गया जिसका नाम था सत्यनारायण राव। क्या नाम है इस कमेटी का? सत्यनारायण राव। सत्यनारायण राव कमेटी ने रिकमेंड किया, इसमें 2 मेंबर होते हैं, एक तो थे वी विश्वनाथन और एक कौन थे? एक थे बीके गुप्ता। इन तीनों लोगों ने मिलकर रिकमेंड किया कि हाईकोर्ट की एडिशनल बेंच जयपुर को अबॉलिश किया जाए, उच्च न्यायालय की अतिरिक्त पीठ जयपुर की समाप्त किया जाए। कब की बात है? 1958 की। तो हाईकोर्ट की जो जयपुर पीठ है इसकी रिकमेंडेशन पर 1958 में समाप्त कर दी गई। अब राजस्थान हाईकोर्ट में केवल एक बेंच बची, कौन सी? जोधपुर। बात पूछे राजस्थान हाईकोर्ट की एडिशनल बेंच जयपुर कब अबॉलिश की गई? 1958 में। किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर? सत्यनारायण राव। इसको 2 मेंबर और कौन है? वी विश्वनाथन और बीके गुप्ता। राजस्थान हाईकोर्ट की प्रिंसिपल सीट जोधपुर में किस कमेटी की रिकमेंडेशन बनी? बीआर पटेल। उसमें 2 मेंबर थे, ईसी पुरी और एसपी सिन्हा। ईसी पुरी और एसपी सिन्हा। अब जब जयपुर बेंच को अबॉलिश कर दिया गया तो जयपुर के अंदर वकीलों की प्रोडक्शन हुई, क्योंकि बात है बेंच केवल जोधपुर 3 तो पहले 1950 में खत्म कर चुके थे। जोधपुर जयपुर बेंच को भी अबॉलिश कर दिया कब? 58 में। अब ये लेकी बेंच नहीं कहा, इसका मतलब है कि जयपुर हाईकोर्ट के अंदर जो वकील बैठे थे अब सब उनको अगर प्रैक्टिस करनी तो जाना पड़ेगा जोधपुर। उसके बड़े स्तर पर जो है प्रदर्शन हुए कि भाई गलत है कि आपने जयपुर बेंच को अबॉलिश कर दिया, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ, कोई असर नहीं हुआ। और इसके बाद जो असर हुआ, अच्छा इस जयपुर बेंच अबॉलिश की गई थी, इसको अबॉलिश करने के बाद ऑब्वियसली बात है विरोध करने वाले वकील थे, एडवोकेट थे। उन एडवोकेट का जिस व्यक्ति ने लीड किया उस व्यक्ति का नाम था वेदपाल त्यागी। वो वकील कौन थे? अब देखो तभी हमेशा कहते हैं कि आदमी को समय कुछ पता नहीं है, तभी कहते हैं आदमी को बना कर रखनी चाहिए। आपने जिसके बारे में कुछ सोच लेना कि इससे मेरा क्या काम पड़ेगा, उससे पक्का काम पड़ेगा आपका, ध्यान रखना जीवन में हमेशा। इसलिए अपने आपको ज्यादा, इसका मतलब ये 30 मार्क 31 मार्क का जो भी है। तो वेदपाल त्यागी 1976 में जाकर राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश बन गए, चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान, जो कि 1958 के अंदर ये जो समाप्त किया गया था उसमें वकीलों का नेतृत्व कर रहे थे। 1976 में जो ये उस समय राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश बने तो भारत के राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट की कि भाई राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच को वापस बनाई जाए। तो भारत के राष्ट्रपति ने कहते हैं कि उस समय जो प्रेसिडेंट थे वो थे फखरुद्दीन अली। इन्होंने डिस्कस किया 2 लोगों से, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान और एक डिस्कस किया राजस्थान के गवर्नर जो कि थे जोगिंदर सिंह। कौन थे? जोगिंदर सिंह। उस समय चीफ जस्टिस कौन थे? वेदपाल त्यागी खुद थे। और उस समय जो राज्यपाल थे वो कौन थे? जोगिंदर सिंह, जिनके समय आपने पढ़ा होगा बात का लगा था 1975 में हरिदेव जोशी के समय। किसके समय? हरिदेव जोशी। इन दोनों से भारत के प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली ने डिस्कस किया। वास्तव में 1976 के अंदर डिस्कस किया कि भाई जयपुर पीठ को बनाया जाना चाहिए, तो सबने एक साथ कहा बनाया जाना चाहिए, सबने तो केंद्र होने का। तो भारत के राष्ट्रपति ने आदेश निकाला जिसका नाम है राजस्थान हाईकोर्ट ऑर्डर। क्या नाम है? राजस्थान हाईकोर्ट ऑर्डर 1976। इसमें 2 चीजें की गई, इस आदेश में 2 चीजें बताई गई। एक तो ये कहा गया कि भाई हाईकोर्ट की जो जोधपुर पीठ है, सॉरी जयपुर पीठ है, एक तो उसको रिस्टेब्लिश किया जाता है, और दूसरा इसमें ये आदेश दिया गया 1976 में कि राजस्थान हाईकोर्ट का सीजे जो है राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसी भी केस को कहीं भी सुन सकता है। और क्यों सुन सकता है? क्योंकि हर बेंच का अपना जुरिस्डिक्शन है। जोधपुर बेंच के अंदर में 19 डीजे कोर्ट आते हैं और जयपुर बेंच के अंदर में 17 डीजे कोर्ट आते हैं। टोटल डीजे कोर्ट राजस्थान में 36। तो इसमें व्यवस्था की गई कि भैया केवल चीफ जस्टिस के पास
किसी भी डीजे कोर्ट की अपील किसी बेंच में हो सकता है। यानी ऐसा केस जिसकी सुनवाई जोधपुर में होनी चाहिए उसकी सुनवाई जयपुर कर सकता है। ऐसा केस जिसकी सुनवाई जयपुर में होगी उसकी सुनवाई कहां कर लेगा? जोधपुर। ये शक्ति केवल किसके पास होगी? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास, सीजे नहीं चीफ जस्टिस के पास, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास। ये दोनों प्रावधान कौन से सेक्शन में इस ऑर्डर में किए गए? इस ऑर्डर में। और ये ऑर्डर कब का है? 1976 का, 1976 का। अब राजस्थान में ये डिसीजन लिया गया 8 दिसंबर 1976 को राजस्थान हाईकोर्ट की अब एडिशनल बेंच बनाई जाएगी। कौन सी? जयपुर। और इसने काम करना स्टार्ट कर दिया या इसकी स्थापना वापस कब हुई? 31 जनवरी 1977 से इसने काम करना स्टार्ट कर दिया। हम कह सकते हैं कि जयपुर बेंच को एस्टैब्लिश कर दिया गया। और जयपुर बेंच की रीएस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है? 1977 में। और इसको एबॉलिश कब किया गया था? 1958 में, 1958 में। और जयपुर में हम कह सकते हैं राजस्थान हाईकोर्ट बना कब है? 29 अगस्त 1949, 29 अगस्त 1949। कब इसकी 3 बेंच को एबॉलिश किया गया? 22 मई 1950। डिसीजन कब लिया था? 8 मई 1950। जयपुर बेंच को एबॉलिश करने को रिकमेंड करने वाली कमेटी का नाम क्या है? ये वही कमेटी जिसके रिकमेंडेशन पर आरपी से जयपुर से कहा गया अजमेर। और आरपी से जयपुर से अजमेर कब हुई थी? अगस्त 1958 में, अगस्त 1958 में। इस प्रकार से राजस्थान हाईकोर्ट इसका एवोल्यूशन हुआ है। अब अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट को देखेंगे इसका अपने जुरिस्डिक्शन क्षेत्राधिकार जो पुराना वाले होने का मतलब है कि नए जो 50 जिले उस हिसाब से नहीं है, 33 जिलों के हिसाब से, 33 जिलों के हिसाब से। अगर राजस्थान हाईकोर्ट का आज जुरिस्डिक्शन देखेंगे, आज इसका जो क्षेत्राधिकार देखेंगे, राजस्थान हाईकोर्ट इस तरीके से काम करता है। इसमें टोटल डीजे कोर्ट 36 कितने हैं? इसमें जोधपुर बीड जो है, जोधपुर बेंच जो है उसके अंडर में आते हैं 19 डीजे कोर्ट, और जो जयपुर बेंच है इसके अंडर में आते हैं 17 डीजे कोर्ट। हालांकि पुराने जिले जो कितने 33 है, इसका मतलब है टोटल डीजे कोर्ट कितने? 36। इसका मतलब है 3 एडिशनल डीजे कोर्ट है, यानी 33 जिलों में एक जिले में एक डीजे कोर्ट है। 3 डीजे कोर्ट ऐसे एक्स्ट्रा बनाए गए। इनमें एक तो बनाया गया जयपुर में, इसका नाम है जोधपुर, सॉरी एक तो बनाया गया जोधपुर में, इसका नाम है जोधपुर मेट्रोपॉलिटन, जोधपुर महानगर। और दो जो बनाए गए जयपुर में बनाए गए, इसका नाम है जयपुर महानगर फर्स्ट, जयपुर मेट्रोपॉलिटन फर्स्ट और जयपुर मेट्रोपॉलिटन सेकंड। तो ये 3 तो एक्स्ट्रा डीजे कोर्ट हैं और हर जिले में एक डीजे कोर्ट है। इसको याद करने का तरीका ये है कि कौन से जिले की अपील कहां पर होगी। तो देखो जोधपुर है, ये संभाग है, एक बीकानेर और एक उदयपुर। इन तीनों संभाग के सभी जिले जो है वहां पर जितने भी डीजे कोर्ट है उन सभी की अपील कहां पर होगी? जोधपुर। एक जो डिवीजन है वो अजमेर, अजमेर संभाग के केवल 2 जिले हैं, एक तो भीलवाड़ा है और दूसरा है नागौर। इन दोनों की अपील कहां पर होगी? जोधपुर। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, हम आपको नाम बोलूंगा, आप बता दो, देखना बताओ अपील कहां होगी? उदयपुर, सिरोही, पाली, बाड़मेर, चूरू, सीकर, जयपुर। ये ठीक वैसे आपने बचपन गेम खेला वो चिड़ी देख खेला क्या? ये वैसे ही है, बस नहीं क्या कहता जोधपुर होगा, बीच में जवाब हो सकता है जयपुर। इसके अलावा जितने भी जो डीजे कोर्ट की अपील कहां होगी? जयपुर होगी। तमाम कोटा, जयपुर, बूंदी, अलवर, दौसा, अजमेर डीजे कोर्ट, जयपुर। क्योंकि अजमेर डिवीजन में केवल 2 जिले भीलवाड़ा और नागौर, बचे हुए दोनों जिले कौन कौन से हैं? खुद अजमेर जिला और टोंक। अजमेर और टोंक की अपील कहां होगी? जयपुर बेंच में। और बच गए जो संभाग जयपुर, कोटा और भरतपुर, ये पुराने वाले हैं। इन सभी संभागों के जिले जो है उनकी अपील कहां होगी? जयपुर। ये पूछते हैं तो आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा खुद ही। जैसे मालूम है कोटा कहां होगी? सीकर की, झुंझुनू की, चूरू की, जोधपुर। क्यों? क्योंकि संभाग में आता था पहले बीकानेर, अब आगे तो सीकर संभाग में आता है, लेकिन पहले किसमें था? बीकानेर में। गंगानगर की कहां होगी? जोधपुर। ये तीसरी बेंच बना दी बीकानेर से। ये समाप्त नहीं करा तो 1950 से कंटिन्यूअसली चालू रखा उसको। बीकानेर संभाग में अपील कहां पर होगी? जोधपुर। प्रतापगढ़ कहां होगी? जोधपुर। सवाईमाधोपुर कहां होगी? जयपुर। करौली कहां होगी? जयपुर। भरतपुर कहां होगी? जयपुर। झालावाड़ कहां होगी? दौसा की, अलवर, पाली कहां पर होगी? ये पूछ सकते हैं आपको। 2 डीजे कोर्ट ऐसे हैं जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर नहीं है। एक तो बाड़मेर का बलोत्रा, लेकिन बलोत्रा खुद जिला बन गया, तो बाड़मेर का डीजे कोर्ट कहां पर है? बलोत्रा। और नागौर कहां है? बेड़ता। नागौर कहां पर है? बेड़ता में। राजस्थान के अंदर डीजे कोर्ट है, उनमें होने वाली अपील है। आज अगर हम राजस्थान हाईकोर्ट देखेंगे, राजस्थान हाईकोर्ट में आपको बताना चाहिए राजस्थान हाईकोर्ट के वर्तमान सीजे कौन है? एमएम श्रीवास्तव है, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव है जो कि राजस्थान हाईकोर्ट के वर्तमान सीजे। राजस्थान हाईकोर्ट के अच्छा 42 मुख्य न्यायाधीश, कौन से न्यायाधीश है? 42nd चीफ जस्टिस है। पहले ये छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जज थे, कहां पर थे? और राजस्थान के एक्टिंग चीफ जस्टिस रह चुके हैं। उस समय के लिए इनको कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, लेकिन अब इनको परमानेंट जो चीफ जस्टिस बना दिया। क्या नाम है? एमएम श्रीवास्तव। आए कहां से थे? छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट। पहली बात। दूसरी बात, राजस्थान हाईकोर्ट के वर्तमान जो रजिस्ट्रार है उनका नाम है प्रमिल कुमार माथुर। क्या नाम है? प्रमिल कुमार माथुर राजस्थान हाईकोर्ट के वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल है। रजिस्ट्रार जनरल का किसी काम क्या है? कौन सा केस किस दिन लिस्ट होगा? पहली बात। और दूसरी बात, राजस्थान हाईकोर्ट जितने भी आदेश निकलते हैं वो सारे किसके नाम से होते हैं? रजिस्ट्रार जनरल के नाम से। आप जितने भी राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर काम कर रहे हैं, राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर जितने भी आदेश काम कर रहे हैं उन सभी के प्रशासनिक आदेश कौन निकलता है? रजिस्ट्रार जनरल, जो खुद डीजे रैंक अधिकारी होता है, डिस्ट्रिक्ट जज रैंक अधिकारी होगा, जो वर्तमान में कौन है? प्रमिल कुमार माथुर। राजस्थान हाईकोर्ट की करंट स्ट्रेंथ जो है वो है 1+31, कितनी है? 1+31, जो पहले कितनी थी? 32। एक कम की हुई क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट के जज कौन है? राजेंद्र प्रकाश सोनी, इनकी हाल ही में क्या हो गई? मृत्यु। तो आज राजस्थान हाईकोर्ट में सैंक्शन पोस्ट है 50, लेकिन जज कितने काम करें? 32, 3+ सही। राजस्थान हाईकोर्ट में वर्तमान में 3 महिला न्यायाधीश हैं। कितने महिला न्यायाधीश हैं? राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर 3 फीमेल जज हैं। एक रेखा पुराण, कौन है? दूसरी है सुभा मेहता और तीसरी है बेला एम त्रिवेदी, कौन है? सॉरी, तीसरी है नूपुर पाटिल, नूपुर पाटिल। ये 3 महिला न्यायाधीश वर्तमान में काम करें। इनमें जिनको याद रखना, रेखा पुराण है। रेखा पुराण राजस्थान बार काउंसिल से बनी हुई पहली महिला जज है। राजस्थान बार काउंसिल से बहुत सारे एडवोकेट्स हैं जो जज बन चुके हैं, लेकिन राजस्थान बार काउंसिल से अगर किसी महिला को पहली बार न्यायाधीश बनाया गया तो कौन है? रेखा पुराण। रेखा पुराण। राजस्थान हाईकोर्ट से अब तक केवल 2 महिला जज सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। अब तक राजस्थान हाईकोर्ट के 2 महिला जज हैं तो सुप्रीम कोर्ट पहुंची। एक का नाम तो मैंने बताया कि बेला एम त्रिवेदी, ये तो वर्तमान में है। और दूसरी है जीएस मिश्रा, कौन है? ज्ञान सुधा मिश्रा, जो राजस्थान हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाने वाली फर्स्ट फीमेल जज है। क्या नाम है? ज्ञान सुधा मिश्रा। राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर मैंने कल कुछ बताया था आपको, राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर पहली महिला न्यायाधीश जिनको अपॉइंट किया गया पहली बार, वो वही थी जो एसएसआरसी चेयरपर्सन कौन थी? राजस्थान हाईकोर्ट की पहली महिला जज कौन है? कांता भटनागर। और राजस्थान हाईकोर्ट में इन तीनों के अलावा अब तक कुल महिला न्यायाधीश काम कर चुकी है 10। कितने? अब वाली महिला न्यायाधीश मिला टोटल कितनी होंगी? 13। राजस्थान हाईकोर्ट में 1949 से लेकर आज 2024 तक केवल 13 महिला न्यायाधीश उन्होंने काम किया। और राजस्थान हाईकोर्ट की पहली फीमेल जज जिनको अपॉइंट किया गया कांता भटनागर। राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर आज तक कोई भी फीमेल जज चीफ जस्टिस नहीं रही। आज तक कोई भी न्यायाधीश जो क्या नहीं रही है? मुख्य न्यायाधीश, केवल जज रही है। केवल क्या नहीं है? जज। इतनी बात समझ गए क्या? उसके अलावा अगर हम 2-4 चीजें और सुन लो। राजस्थान हाईकोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? कमलकांत वर्मा। राजस्थान हाईकोर्ट के करंट चीफ जस्टिस कौन है? एमएम श्रीवास्तव। कौन से क्रम के हैं? 42वें।
रजिस्ट्रार जनरल कौन है? प्रमिल कुमार। पहले रजिस्ट्रार जनरल थे माधव प्रसाद गुप्ता। कौन थे? माधव प्रसाद गुप्ता। एज रजिस्ट्रार जनरल किसी का मैक्सिमम टेन्योर है तो मोहनलाल राजदान। राजस्थान हाईकोर्ट के सीजे के रूप में किसी का मैक्सिमम टेन्योर है वो है कैलाशनाथ वांचो। राजस्थान हाईकोर्ट में 7 साल तक कितने साल तक? 7। राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में मिनिमम टेन्योर किसी का है तो वह सतीश कुमार मित्तल। सतीश कुमार। राजस्थान हाईकोर्ट के पहले एक्टिंग सीजे कौन थे? जेएम पांचाल। जेएम। राजस्थान हाईकोर्ट के केवल 2 सीजे हैं जो भारत के सीजे बने, केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, एक कैलाशनाथ वांचो और दूसरे जीएस वर्मा, जगदीश शरण वर्मा। जीएस वर्मा एकमात्र राजस्थान हाईकोर्ट के सीजे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। उसके साथ साथ राजस्थान उच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश है या मुख्य न्यायाधीश है जिन्होंने कार्यवाहक राज्यपाल रहते हुए शिवचरण माथुर को शपथ दिलाई। यानी किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने अगर किसी राजस्थान मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई है तो वो कौन है? जीएस वर्मा ही है, जगदीश शरण वर्मा। तो आपको पूछ राजस्थान हाईकोर्ट से कितने मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन चुके हैं? 2 हैं। कौन कौन है? कैलाशनाथ वांचो, जेएस वर्मा। हालांकि इसमें तीसरा नाम आरएम लोढ़ा भी है, लेकिन आरएम लोढ़ा यहाँ पर क्यों दस्ते यहाँ से ट्रांसफर करो बिहार के, वहां पर सीजे बने फिर वहां सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट के सीजे जो है यानी चीफ जस्टिस सीधे सीजे बने। ये कितने लोग हैं? 2 हैं। कौन कौन है? कैलाशनाथ वांचो और दूसरे कौन है? जेएस वर्मा। 2 नाम याद रखने आपको। उसके अलावा राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जो कि एनएसआर के चेयरपर्सन रह चुके हैं, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो कि नेशनल ह्यूमन कमीशन चेयरपर्सन रह चुके हैं, एक तो जेएस वर्मा ही है, एक अरुण मिश्रा है। कौन है? अरुण मिश्रा। हालांकि एक चीफ जस्टिस एक्टिंग चेयरपर्सन रह चुके हैं जो है शिवराज पाटिल। कौन है? शिवराज पाटिल। ये 3 नाम याद रखने। आपको पूछे राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रीय केंद्रीय मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष रहे, जेएस वर्मा, अरुण मिश्रा। कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है? शिवराज पाटिल। शिवराज राजस्थान हाईकोर्ट के एक जज हैं जो राजस्थान सरकार में रह चुके हैं, जिनका नाम है जस्टिस फारूक हसन। क्या नाम है? जस्टिस फारूक हसन। और राजस्थान हाईकोर्ट का जो मोटो है या जो मूल वाक्य है वो है न्याय सबके लिए। न्याय। हालांकि एक चीज याद रखना, ये राजस्थान हाईकोर्ट है, इसका ये लोगो है, ये भी याद रखना, सत्य से जयोत्सव, ये इसका लोगो है। क्या नाम है? सत्य से जयो। सत्य की जीत हो क्या? सत्य की जय हो? सत्य की जीत हो? सत्य की जीत ही होती है क्या? इसका एक्सपीरियंस खराब हो गई। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई क्या? राजस्थान हाईकोर्ट खत्म हो गया। अब मैं कुछ स्टेटमेंट बोलूंगा, नाम आप मैं बोलूंगा, आपको सही गलत बताना है, सही गलत है। आरबीसी के तहत राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना भी ऑर्डिनेंस के द्वारा की गई। ये ऑर्डिनेंस 1949 का है। राजस्थान हाईकोर्ट का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक है। हाईकोर्ट का प्रोविजन एक एक्ट में भी है जिसका नाम है द स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। इसकी धारा 51 में हाईकोर्ट के प्रोविजन है, गलत है। सेक्शन 51 के अंदर एडिशनल बेंच के प्रोविजन है, 49 में प्रिंसिपल सीट के प्रोविजन है, मुख्य पीठ के प्रावधान है। राजस्थान हाईकोर्ट को चलाने के लिए नियम 1952 में बनेंगे जो पूरे राजस्थान में 1 नवंबर 1952 को लागू हुए। कब लागू हुए थे? 1 अक्टूबर 1952। राजस्थान हाईकोर्ट करंट चीफ जस्टिस एमएम श्रीवास्तव है जो कि राजस्थान हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश है। राजस्थान हाईकोर्ट से अब तक 3 महिलाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। कितनी पहुंची है? 2। राजस्थान हाईकोर्ट से पहली महिला जो सुप्रीम कोर्ट पहुंची उनका नाम ज्ञान सुधा मिश्रा है। राजस्थान हाईकोर्ट में वर्तमान में 3 महिला न्यायाधीश हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल मोहनलाल राजदान है। कौन है? प्रमिल कुमार माथुर। प्रमिल कुमार। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच को 1998 में अबॉलिश किया गया। इसके रिकमेंडेशन वाली कमेटी का नाम है बीआर पटेल। क्या नाम है? सत्यनारायण राव। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच को एस्टैब्लिश किया गया 1977 में। उस समय राजस्थान हाईकोर्ट के सीजे थे वेदपाल त्यागी। सही है क्या? हाँ सही है। राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ की स्थापना राज्यपाल के आदेश द्वारा की गई। किसके आदेश से हुई थी? प्रेसिडेंट। इसका ऑर्डर जो है किसके आदेश जारी हुई थी? प्रेसिडेंट के आदेश से। राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को अधिकार है कि वो किसी भी केस की सुनवाई नहीं भी कर सकता है। राजस्थान हाईकोर्ट में तीनों बेंच को अबॉलिश किया गया 8 मई 1950। ये तो डिसीजन लिया गया था पुलिस का, 22 मई को। 22 बीच में कोटा रियासत के अंदर जो हाईकोर्ट था उस हाईकोर्ट को ट्रांसफर किया गया था अलवर, और जो राजस्थान का हुआ है वो वापस अलवर बेंच कांसिल की कोटा। राजस्थान हाईकोर्ट बनने से पहले कितने रियासत के हाईकोर्ट थे? 5। उनमें कुल जज कितने थे? राजस्थान हाईकोर्ट बनने के बाद कुल जज कितने थे? 12। एक मुख्य न्यायाधीश और 11 न्यायाधीश। 1956 के बाद कितने जज हो गए? 6। 1956 में सीजे उनका नाम क्या था? एसआर दास। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में मैक्सिमम टेन्योर। राजस्थान हाईकोर्ट का मोटो सत्य से जयोत्सव, सत्य से जयोत्सव। इतिहास को समझना क्या? बढ़िया गई। इधर देखो बाकी अब आपको एक साथ जो है जिला प्रशासन करो, आज तो ब्रेक नहीं हो, पहले करूँ मैं। आज कोई ब्रेक नहीं हो गया, देखो। अच्छा एक चीज और है, एक हो सकता है मैंने गलत लिखा, उसको करेक्ट कर लेना। राजस्थान में जुडिशल एकेडमी है, राजस्थान में न्यायिक अकादमी है। न्यायिक अकादमी तो जोधपुर में, और न्यायिक अकादमी की स्थापना लिखना 2007। 2001 को काट कर लिख लो 2007, और इसमें 2 चीजें और लिख लो। राजस्थान न्यायिक अकादमी की स्थापना कब की गई थी? 2007 में, 2007 में। दूसरी बात, इंपोर्टेंट बात, इसका एक संरक्षक होता है, इसको बोलते हैं पैट्रोन। तो पैट्रोन इसका हमेशा होता है चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट। तो आप मुझे बताओ इसका संरक्षक कौन है? एमएम श्रीवास्तव। और राजस्थान जुडिशल एकेडमी के वर्तमान जो चेयरपर्सन है, अध्यक्ष है पुष्पेंद्र सिंह पाटिल, जो पहले थे विजय बिश्नोई। लेकिन विजय बिश्नोई आजकल गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है, तो आज इसका अध्यक्ष किसको बना दिया है? पुष्पेंद्र सिंह पाटिल, हाईकोर्ट जज है। तो राजस्थान जुडिशल एकेडमी में आरडीएस की ट्रेनिंग होती है, जैसे आपकी ओटीएस में होती है ना, वैसे आरडीएस अधिकारी ट्रेनिंग आप होती है यहाँ पर। उसके साथ साथ राजस्थान हाईकोर्ट के जो सेमिनार कॉन्फ्रेंस है वो भी काम करवाए जाते हैं इस न्यायिक अकादमी में, जो कहाँ पर है? जोधपुर। आपको पूछे राजस्थान जुडिशल एकेडमी जोधपुर में कब बनी? 2007 में। इसका पैट्रोन इन चीफ, इसका संरक्षक कौन है वर्तमान में? एमएम श्रीवास्तव। और इसके वर्तमान चेयरपर्सन कौन है? पुष्पेंद्र सिंह पाटिल। इतनी बात सभी को याद होगी क्या? बाकी बात है क्या? राजस्थान हाईकोर्ट का इनॉग्रेशन किसने किया था? राजस्थान हाईकोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है? 29 अगस्त। इसका नोटिफिकेशन कब जारी हुआ? 25 अगस्त। 25 अगस्त। बीआर पटेल कमेटी ने रिपोर्ट कर दी 27 मार्च 1949। बीआर पटेल कमेटी के 2 मेंबर कौन थे? टीसी पुरी, एसपी सिन्हा। सत्यनारायण राव कमेटी के 2 मेंबर कौन थे? वी विश्वनाथन और बीके गुप्ता। इसको कई जगह बीके गुप्ता भी लिखा हुआ है, लेकिन वैसे राजस्थान हाईकोर्ट की साइड पर बीके गुप्ता ही है। अभी क्या मानना है? बीके गुप्ता। ये राजस्थान हाईकोर्ट है। राजस्थान हाईकोर्ट से संबंधित जो आर्टिकल है 214 टू 271, इनका डिस्कस करवा देंगे इन पॉलिटी के रिवीजन में। रिवीजन चल रहा है क्या? रिवीजन नहीं चल रहा? क्लास कंप्लीट करूंगा रिवीजन को, नहीं रिवीजन नहीं रहेगा तो क्लास बन जाएगी। आज खत्म करना जरूरी है। अब आपको लेकर चलता हूँ जिला प्रशासन की ओर। इधर चलेंगे, जिला प्रशासन की ओर चलेंगे, और जिला प्रशासन जो खत्म करेंगे सीधे आएंगे राज्यपाल के पास। राज्यपाल से लिख लूंगा सीएम के पास,
और सीएम से चलेंगे काउंसिल मिनिस्टर के पास, और फिर लास्ट में चलेंगे विधानसभा। विधानसभा चल के फिर थोड़ा बहुत पंचायत राज संस्था बारे में देख लेंगे, और बहुत मुश्किल है फिर प्रयास करेंगे। आज तो 7:30 बजे, 7 बजे तक लगभग मैंने क्लास है, 7 या 7:30 बजे, 8 बजे नहीं बजे तक बहुत है। 7:30 बजे तो मैं खुद ही घोषणा कर दूंगा समय समाप्त, सिलेबस समाप्त, वैसे हो जाएगा। देखो जिला प्रशासन में ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं चाह रहा हूँ पहले आपको सभी जितने भी पोस्ट है उनके बारे में हम देख लेंगे, अपॉइंटमेंट कौन करता है, टर्मिनेशन कौन करता है, ताकि क्वेश्चन 2023 आता है एग्जाम में, क्योंकि हमने पढ़ा कैसे काम क्या है, वो सारे मेंस ओरिएंटेड है, क्या चुनौतियां हैं, चैलेंजेस सारे मेंस ओरिएंटेड है। तो पहले मैं एक बार ऐसे काम करता हूं, सबके बारे में एक बार बता दूं आपको, उसके बाद मैं लास्ट में एक साथ पूछ लूंगा आपसे कि इसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, किसका टर्मिनेशन कौन करेगा, ये पोस्ट कब आई, ये सारी बातें हम एक साथ डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर इसको स्टार्ट करें तो हम इसको स्टार्ट करेंगे डिविजनल कमिश्नर से। इसे स्टार्ट करेंगे संभागीय डिविजनल कमिश्नर, जो हमेशा सीनियर आईएएस होता है, कौन होता है, और कलेक्टर की रिपोर्टिंग अथॉरिटी, कलेक्टर हमेशा रिपोर्ट किसको करता है, किसी को, कलेक्टर हमेशा रिपोर्ट किसको करेगा, डिविजनल कमिश्नर को, संभागीय आयुक्त को। तो आगे चर्चा करते हैं। आगे चर्चा ये कि संभागीय आयुक्त जो है ये पता है 1829 में कब आया था, और इसको लाने वाले कौन है, विलियम बेंटिंग, वही जिन्होंने सती प्रथा का आंदोलन किया। विलियम बेंटिंग ने 1838 के अंदर डीसी की पोस्ट को क्रिएट किया, संभागीय आयुक्त पद का सृजन किया। राजस्थान के अंदर भी डीसी की पोस्ट को अपनाया गया 1949 में, ये बात है 1949 की बात है। और उस समय आप सभी को पता है राजस्थान के सीएम कौन थे, हिरालाल शास्त्री। राजस्थान के पहले नॉमिनेटेड सीएम कौन थे, हिरालाल शास्त्री, दूसरे सीएस वेंकटमाचार्य और तीसरे जयनारायण व्यास। तो पहले मुख्यमंत्री जो मनोनीत मुख्यमंत्री थे 1949 में कौन थे, हिरालाल शास्त्री, जो इनके समय पर 5 जिलों को संभागीय मुख्यालय बनाया गया। 5 जिले क्या बन गए संभाग, वो वही है जयपुर, जहां पर हाईकोर्ट है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, इन 5 जिलों क्या बना दिया संभाग। कब की बात है, 1949। और ये लीगेसी किसकी है, ये लीगेसी किसकी है, विलियम बेंटिंग की। ये देन किसकी है, विलियम बेंटिंग। राजस्थान 1949 में डिविजनल कमिश्नर सिस्टम को अपनाया गया और इन 5 जिलों के बना दिया संभाग। लेकिन ठीक 13 साल बाद 1962 के अंदर तत्कालीन मुख्यमंत्री एमएल सुखाड़िया ने एमएलए के विरोध के कारण, एमएलए बार-बार विधानसभा के अंदर विरोध कर रहे थे कि इस पोस्ट की जरूरत नहीं, इस पोस्ट को अबॉलिश किया जाए, इस पद को समाप्त किया जाए। 1962 के अंदर मोहनलाल सुखाड़िया जो है उन्होंने इस पद को क्या कर दिया, समाप्त। राजस्थान से डिविजनल कमिश्नर सिस्टम की विदाई कब हुई, 1962 में। जिस प्रकार साउथ की मूवी में देखा होगा ठीक 25 साल बाद, देखा होगा ना, यहाँ भी ठीक 25 साल बाद, यानी 1987 में। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, हरिदेव जोशी। उन्होंने कहा कि इन्होंने डिसीजन लिया कि डिविजनल कमिश्नर सिस्टम शुड बी इंट्रोड्यूस, इस व्यवस्था को हमें पुनः लागू करना चाहिए। और इन्होंने संभागीय व्यवस्था को पुनः लागू किया, पूरे ने इसका क्रियान्वयन किया। उसके साथ साथ अजमेर को राजस्थान का छठा संभाग बनाया। राजस्थान का 6th डिवीजन हेडक्वार्टर कौन सा है, अजमेर। ये कब की बात है, 87 की, 4 जून 2004, 5 दोपहर की बात है, बहुत ज्यादा धूल थी। और राजस्थान का 7वां संभाग कौन सा बन गया, भरतपुर। राजस्थान का 7वां संभाग कौन सा बना, भरतपुर। राजस्थान के अंदर आप सभी को पता है कमेटी बनाई गई, जिसका नाम क्या था, राम लुभाया। राम लुभाया कमेटी, या राम लुभाया जो है किस आयोग के प्रमुख रह चुके हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन। और स्टेट इलेक्शन कमीशन रह चुके राम लुभाया के नेतृत्व में कमेटी बनाएगी। और राम लुभाया ने राजस्थान के अंदर 19 नए जिले और 3 नए संभाग है, इनको रिकमेंड किया। इनके रिकमेंडेशन के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिन्होंने 17 मार्च 2023 को 3 नए संभागों की क्या कर दी, घोषणा। और 3 संभाग इधर चलेंगे, पहले जाएंगे सीकर, सीकर चलो पाली, और पाली सीधे कहां चले जाओ, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा जाके जाना चाहो गुजरात चले जाओ। राजस्थान 3 नए संभागों से है, सीकर, पाली, बांसवाड़ा। सीएम ने घोषणा की 17 मार्च को। 5 अगस्त को इनकी नोटिफिकेशन जारी हुआ, इनकी अधिसूचना जारी हुई। और 7 अगस्त को यानी 2 दिन बाद इनको एस्टैब्लिश कर दिया गया, यानी 7 अगस्त 2023 या 5 अगस्त 2023 इनकी स्थापना कर दी गई। तो राजस्थान में नए जिलों संभाग जो बने ये कब से अस्तित्व में है, 7 अगस्त 2023। इनका नोटिफिकेशन कब जारी हुआ, 5 अगस्त। और किस दिन मुख्यमंत्री अनाउंस किया। और हमेशा ध्यान रखना कि नए जिले जो होते हैं उनका नोटिफिकेशन कौन सा डिपार्टमेंट जारी करता है, राजस्व विभाग। राजस्थान का रेवेन्यू डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने एक अधिसूचना जारी करवाई। और राजस्थान में 3 नए संभाग और 19 नए जिले अस्तित्व में। इस प्रकार से राजस्थान में वर्तमान में संभाग कितने, 10। इसकी शुरुआत जब की गई तो कितने संभाग थे, 5। छठा संभाग कौन सा बना, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, सीकर, पाली और बांसवाड़ा। इतनी बात सब लोग समझ गए क्या। इस तरीके से वर्तमान में राजस्थान में संभाग कितने, 10। शुरुआत कब हुई, 49 में। समाप्त कब हुआ, 62 में। वापस कब आया, 87। शुरुआत किस मुख्यमंत्री टाइम हुई, हिरालाल शास्त्री। समाप्त किस मुख्यमंत्री टाइम, वापस आया हरिदेव जोशी। किस गवर्नर की देन है, विलियम बेंटिंग। पोस्ट कब क्रिएट की गई है, 1829। और संभाग के बारे में वैसे तो मुझे लगता नहीं आपको पूछेंगे। एक चीज जरूर ध्यान रखना कि राजस्थान के अंदर जो नेटबंदी होती है, जो इंटरनेट को शट डाउन करते हैं एग्जाम के टाइम पे, मान लो कहीं लो प्रॉब्लम है तो वो आदेश देने का अधिकार केवल डीसी को है। राजस्थान के संभागीय आदेश से ही राजस्थान के अंदर नेटबंदी की जाती है, पहली बात। दूसरी बात, राजस्थान के कुछ संभागीय हैं, इनको उनके एरिया की जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है, उनके क्षेत्र की जो क्षेत्र विशेष की योजना है, उनका केयरटेकर बना रखा है। उन क्षेत्र की योजना, जैसे मालूम है कि आपका जोधपुर संभाग है, जोधपुर संभाग के अंदर डिजिटलाइजेशन की समस्या, मरुस्थलीकरण की समस्या है, इसलिए वहां पर प्रोग्राम चल रहा है, डीडीपी, डिजिटल डेवलपमेंट प्रोग्राम, मरु विकास कार्यक्रम। उससे केयरटेकर कौन है, जोधपुर डीसी। उदयपुर के अंदर चूंकि ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है, इसलिए वहां पर ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम। उसका केयरटेकर कौन है, उदयपुर डीसी। उदयपुर का संभागीय आयुक्त। आप जाओगे बीकानेर, बीकानेर के अंदर एक नहर है जिसका नाम क्या है, आईजीएनबी। बीकानेर संभाग के डीसी को आईजीएनबी का केयरटेकर बना रखा है। कोटा और भरतपुर संभाग एक है, यहाँ पर चूंकि चंबल नदी बहती है, इसलिए यहाँ पर चंबल कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, सीडीपी। सीडीपी का केयरटेकर कौन है, कोटा और भरतपुर का संभागीय आयुक्त। अजमेर संभाग के टोंक जिले में बिसलपुर प्रोजेक्ट है, तो अजमेर के संभाग को बिसलपुर परियोजना के बना रखा है केयरटेकर। तो कुछ संभाग आयुक्त है, अगर हम पुराने वाले देखेंगे तो छोड़कर जयपुर को, हर संभाग आयुक्त को, हर डिविजनल कमिश्नर को किसी न किसी एरिया स्पेसिफिक प्रोजेक्ट का केयरटेकर बना रखा है। उस क्षेत्र की जो योजना है, उस क्षेत्र का जो कार्यक्रम है, उसका क्या बना रखा है, केयरटेकर, केयरटेकर। और संभागीय कभी काम किया है, आपको 2-4 बातें याद रखना। अब मैं सारी बातें थोड़ी बताने की जरूरत आपको है, ये जन से कहते सुनवाई करता कोई नहीं पूछेगा, तो पूछ सकते हो, बताता हूं मैं। कलेक्टर एसीआर कौन बढ़ता है, कलेक्टर डीसी। और डिविजनल कमिश्नर को 2 रेवेन्यू एम्प्लॉय ट्रांसफर करने का अधिकार है, एक तो पटवारी और एक रेवेन्यू इंस्पेक्टर है। दोनों के अपने डिवीजन में अपने संभाग में कहीं भी क्या कर सकता है, ट्रांसफर। कौन कौन है, पटवारी और रेवेन्यू इंस्पेक्टर। पटवारी वह राजस्व निरीक्षक या गिरदावर। इतनी बात सब लोग समझ गए क्या, ये सारी बातें किसके बारे में पढ़ी है। तो संभाग किसके एसीआर बढ़ता है, राजस्थान में 19 नए जिले और 3 संभाग अस्तित्व में 7 अगस्त को। इसका नोटिफिकेशन किस डिपार्टमेंट ने जारी किया, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने घोषणा कब की। राजस्थान में या पूरे भारत के अंदर संभागीय व्यवस्था किसकी देन है, ये पोस्ट पहली बार कब क्रिएट की गई, इस मुख्यमंत्री के समय राजस्थान में डिविजनल कमिश्नर सिस्टम लागू हुआ, कब समाप्त
मुख्यमंत्री के टाइम कब इसको इंट्रोड्यूस किया गया? 1987। किस सीएम के टाइम? राजस्थान का सातवां संभाग कब बना? 4 जून 2005। किस मुख्यमंत्री के टाइम? वसुंधरा राजे, श्रीमती वसुंधरा। इतनी बात समझ गए क्या? अब हम जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की ओर। इसको जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिला कलेक्टर। देखो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पोस्ट उससे तो मैं 1772 में कब आई थी? 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स। क्या नाम है? वॉरेन हेस्टिंग्स के समय पर 1772 के समय, ये 1772 में एक पोस्ट क्रिएट किया गया जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। मैंने पहले बताया कि सभी से काम रेवेन्यू कलेक्शन करना, इसलिए इसका नाम ही कर दिया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो कि रेवेन्यू कलेक्शन का काम किया करता था ब्रिटिशर्स के लिए। और कहां पर? बंगाल में, इसलिए इसका नाम ही कर दिया कलेक्टर। भारत के पहले जिला कलेक्टर थे रोल्फ शेल्डन। कौन थे? रोल्फ शेल्डन। उसके साथ साथ मुझे एक बात याद आ गई जो मुझे बतानी है, बाई चांस आपको पूछ ले। राजस्थान की पहली महिला जिला कलेक्टर जो है वो थी ओटीमा बोरडिया। ओटीमा बोरडिया वही है जो आरपीसी की पहली महिला सेक्रेटरी है। मैं लिखा पहले आरपीसी की पहली महिला सचिव कौन है? ओटीमा बोरडिया। और ये लिख सकते हैं, इसको वहां लिखना थोड़ी जरूरी है, जहां मुझे पहले लिख दो। ओटीमा बोरडिया वाज फर्स्ट फीमेल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर राजस्थान। राजस्थान की पहली महिला जिला कलेक्टर कौन थी? ओटीमा बोरडिया। और भारत के पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कौन थे? रोल्फ शेल्डन। इस पोस्ट को क्रिएट करने वाले गवर्नर का नाम क्या है? हेस्टिंग्स। कब की बात है? 1772। अब हालांकि अगले साल इसको पोस्ट खत्म कर दिया, पर हमें उसको मतलब नहीं, 1781 वापस क्रिएट किया। लेकिन 1787 के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको न्यायिक शक्तियां ट्रांसफर की। कौन शक्तियां प्राप्त की? प्रदान की इसको जुडिशियल पावर। तो जब इसको जुडिशियल पावर दी गई तब इसको कहने लगे लिटिल नेपोलियन। क्या कहने लगे? आप पूछें किस पद को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लिटिल नेपोलियन कहा गया? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। क्योंकि इसको कौन सी शक्तियां ट्रांसफर की गई थी? क्योंकि इसको जुडिशियल पावर ट्रांसफर की गई, क्योंकि इसको न्यायिक शक्तियां हस्तांतरित की गई। इससे क्या कहने लगे उस समय कि भाई या तो फ्रांस का नेपोलियन बोनापार्ट इतना पावरफुल है, और नेपोलियन बोनापार्ट की तरह अगर कोई पावरफुल भारत में है तो वो कौन है? और आज भी कहते हैं कि भारत में केवल 3 लोग दिखाई देते हैं, पीएम, सीएम और डीएम। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जिला कलेक्टर। ये 3 सबसे पावरफुल पद कौन से हैं? पीएम, सीएम और डीएम। मैं देख रहा किसने बना दिया, नहीं बना तो वास्तव लिखा हुआ है पीएम, सीएम और डीएम। आपको देख लो भाई, केंद्र में वास्तव सकते हैं किसके पास? डीएम के पास है, स्टेट में और जिलों में कलेक्टर के पास। वो ज्यादा पावरफुल है। देखो यहाँ तो मेरी बात समझ आ गई क्या? अब आगे में 1947 के बाद भारत के लगभग सभी जिलों में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पोस्ट को अडॉप्ट किया गया, लेकिन इसके नाम अलग अलग है। जैसे अगर आप राजस्थान में देखेंगे तो इसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट। अगर राजस्थान के पड़ोसी राज्य हरियाणा में जाएंगे तो वहां इसको कहते हैं डेप्यूटी कमिश्नर, वहां इसको कहते हैं उपायुक्त। क्या कहते हैं? अगर आप और पड़ोसी देश उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो वहां पर इसको कहते हैं डीएम, वहां पर कहते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो इसका मतलब है कि भारत के अलग अलग राज्यों में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पदनाम अलग अलग है। ठीक उसी प्रकार से जैसे लोकल तो केरला में क्या कहते हैं? पब्लिक में कमिश्नर ऑफ इंक्वायरीज, एंटी करप्शन एजेंसी है जम्मू कश्मीर। इधर क्या है? वो सारा कर एंटी करप्शन एजेंसी कहां पर है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहां पर कहते हैं? रूस में। कहां कहते हैं? रूस। अरे कुछ याद देख रही है अपने उसी प्रिंसिपल काम करो, फायर एंड फॉरगेट दागो। और क्या काम है? अच्छा आपको बार बार लगेगा जैसे कुछ याद नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जाम में जो बात पढ़ना सब याद आ जाएगा। 10वीं क्लास की किताब को उम्मीद डाल देना, पर कंफ्यूजन रहेगा कि लिखा क्या था। तो पढ़ा हुआ वास्तव में अंदर से पढ़ा कर मान लो ऑनेस्टली पढ़ा लोगों ने सब कुछ याद आएगा। और इस समय तो जितना हो सके उतना पढ़ो, क्योंकि दिमाग बहुत जबरदस्त चलता है इस टाइम पर। आप जो चीजें मान लो आपके पास कोई लक्ष्य नहीं हो सकता आप एक पेज एक किताब के 10 पेज पढ़ो, लेकिन अब आप 3 घंटे में 100 पेज पढ़ लेते हो। तो क्या वो सब चीजें पढ़ी लगती है या फिर पढ़ी नहीं लगती? यही है ना। तो इसलिए अब तो पेज पलटने की बारी है। यहाँ पे मेरी बात समझ आई क्या? अब क्या हुआ कि 1947 के बाद सभी राज्यों ने इस पोस्ट को अडॉप्ट कर लिया, राजस्थान ने भी कर लिया। 1950 में क्या हुआ कि आर्टिकल 50 जो है 1950 में जो भारतीय संविधान लागू हुआ तो आर्टिकल 50 के अंदर मेंशन किया गया कि जुडिशियल और जो एग्जीक्यूटिव पावर को सेपरेट किया जाए। यानी एग्जीक्यूटिव के पास, कार्यपालिका के पास जो न्यायिक शक्तियां जुडिशियल पावर है, इनको ट्रांसफर किया जाए किसको? जुडिशरी को। इसलिए कलेक्टर से जुडिशियल पावर जो है वो धीरे धीरे ट्रांसफर कर दी गई किसको? सिविल जुडिशरी को। ये कलेक्टर के पास जो पहले शक्तियां हुआ करती थी स्वतंत्रता के पश्चात, वो शक्तियां लगभग किसको ट्रांसफर कर दी? जुडिशरी को। अब आप देख लो, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होती है उस समय एक तो कलेक्टर कर्फ्यू लगा सकता है, और एक पब्लिक न्यूसेंस के जो मामले होते हैं, शांति भंग के मामले हैं, तो आपको कलेक्टर को भेज देने का अधिकार है केवल पब्लिक न्यूसेंस के मामले में। कौन से मामलों में? पब्लिक न्यूसेंस। इतनी बात समझ गए क्या? अब ये किसमें आपको डेट याद रखनी है? ये याद रखना वो है 2009। कौन सा है? 2009 में पहली बार राजस्थान के अंदर ऐसे आरएस अधिकारी जो प्रमोट होकर बनते हैं, इनको पहली बार अशोक गहलोत सरकार के द्वारा लगाया गया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अशोक गहलोत सरकार के द्वारा लगाया गया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तब की बात है 2009। तो आप पूछें किस वर्ष में आरएस से प्रमोट किया इस अधिकारियों को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नाम लगाया गया? 2009। इसका मतलब है कि 2009 से पहले राजस्थान के अंदर केवल जो डायरेक्ट आईएएस होते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पोस्ट पर अपॉइंटमेंट दिया गया, उन्हीं को जिला कलेक्टर पद पर नियुक्ति प्रदान की गई। इतनी बात समझ गए क्या? अब आगे चलोगे, एक की बात है 2009। हालांकि अब इसमें मैं आपको क्या बताऊं कि 1 जनवरी 2011 को तो चलो मेंस के साथ बता दिया। 1 जनवरी 2011 को जब राजस्थान में कमिश्नर्स की शुरुआत हुई, कौन से 2 जिलों से? जयपुर और जोधपुर। जयपुर और जोधपुर से जब कमिश्नर्स की शुरुआत हुई, उसके बाद से कलेक्टर के पास जो मजिस्ट्रियल पावर है वो धीरे धीरे शिफ्ट हो गई किसके पास? पुलिस कमिश्नर के पास। क्या जयपुर शहर के अंदर कर्फ्यू लगाने का अधिकार किसको है? कमिश्नर को। कलेक्टर को नहीं है। हाउस लाइसेंस कौन देगा शहर में? कमिश्नर। कलेक्टर को नहीं है। जेलों का, थानों का इंस्पेक्शन कौन करेगा? कमिश्नर। कर्फ्यू कौन लगाएगा? कमिश्नर। पब्लिक न्यूसेंस के मामलों में बेल कौन देगा? कमिश्नर। जबकि सामान्य जिलों में सारी शक्तियां किसके पास है? कलेक्टर के पास है, डीएम के पास है। लेकिन जयपुर और जोधपुर शहर में शक्तियां कलेक्टर के पास नहीं है। इतनी बात समझ गए? अब ये क्वेश्चन जो करंट का आपसे पूछ सकते हैं कि पहले कर्फ्यू लगता था 144 याद है क्या? वो था सीआरपीसी। अब आजकल आप सभी को पता है बीएनएसएस है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इसकी धारा है 163, 144 को 163, और जिसमें लगता है उसका नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023। क्या आजकल कलेक्टर एसडीओ जो कर्फ्यू लगाते हैं वो कर्फ्यू वो बीएनएसएस है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, जो कि 2023 की। और कौन सा सेक्शन है? 163, 163। और जो पब्लिक न्यूसेंस के मामले में बेल मिलती है वो 151 धारा भी है। तो पहले भी 151 थी, 151 थी, अभी भी बीएनएसएस कौन सा है? 151, जिसमें बेल देने का अधिकार है, जमानत देने का अधिकार है इन मैटर ऑफ पब्लिक न्यूसेंस, शांति भंग के मामलों में। कौन से मामलों में? शांति भंग। इतनी बात समझ में क्या? समझ में आ गई? अब देखो 2 बातें सुन लो। ये काम तो इसका मैं भी स्टार्ट करूंगा, पर इससे पहले 2 बातें सुन लो मेरी। दोनों के बारे में, डीसी के बारे में भी, इसलिए मैंने पहले नहीं बताया, कलेक्टर के बारे में भी। इन दोनों के ऊपर एक ही तरीके की टर्म्स एंड
दोनों आईएएस अधिकारी होते हैं तो इनका अपॉइंटमेंट हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री करती है, और इनका अपॉइंटमेंट एक मिनिस्ट्री करती है, इसका नाम है कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय। इसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, पेंशन मंत्रालय भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहली इंपॉर्टेंट बात, चाहे डिविजनल कमिश्नर हो चाहे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, दोनों ये है, दोनों की अपॉइंटिंग मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन। ये भारत सरकार की मिनिस्ट्री है जो हमेशा प्रधानमंत्री के पास रहती है, किसके पास रहती है? पीएम के पास। अब इसके स्टेट मिनिस्टर राज्य मंत्री जो है वो जितेंद्र सिंह कौन है? इसलिए कहते हैं कि आईएएस अधिकारियों के कैडर जो होते हैं, कैडर जानते हो ना, कैडर का मतलब मान लो एक इंडिया की स्टेट है, जैसे मान लो आईएएस बने तो आपको राजस्थान स्टेट मिल गया, कौन सा कैडर मिल गया? कई राज्यों के क्लब होकर कैडर भी है, जैसे एजीएमटी है, सुना है कि ना, हकमट बोलते हैं उसको। कोई बात नहीं, ध्यान मत दो, बस सिंपल सी बात कह रहा हूं कि आपको अपनी रैंक के हिसाब से कैडर मिलता है, लेकिन कैडर चेंज करने का अधिकार केवल भारत के प्रधानमंत्री को ही है, क्योंकि वो इस मिनिस्ट्री के हेड है। जैसे आपने देखा होगा तरीका कौन सा है? हाँ, कौन है? प्राइम मिनिस्टर। इतनी बात समझ गए क्या? दूसरा सुनो, अब इसके अलावा जितने भी काम है, जैसे मान लो आपकी पोस्टिंग होगी, जैसे आपका प्रतिस्थापन है, पोस्टिंग है, जैसे आपका ट्रांसफर है, जैसे आपका स्थानांतरण है, जैसे आईएएस अधिकारी को एपीओ करना, एपीओ जानते हो क्या? एविटिंग पोस्टिंग ऑर्डर। एपीओ का मतलब जो व्यक्ति जहां काम करे उससे उसको वहां से बुलाकर उसके मूल विभाग में वापस बुलाना, उसकी पोस्टिंग यही नहीं होती, उसको उसके मूल विभाग में मूल डिपार्टमेंट वापस बुला लेंगे। उसके अलावा आपने सुना होगा सस्पेंशन, निलंबन, और एक होता है टर्मिनेशन, इसको बोलते हैं निष्कासन। ये सभी कार्य राजस्थान सरकार का डीओपी करता है। कौन करता है? डीओपी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। राजस्थान सरकार कौन सा विभाग करता है? कार्मिक विभाग। केवल अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से पहले, यानी ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारियों के खिलाफ अगर आप कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे, दोनों डिसिप्लिनरी एक्शन है, किसी को सस्पेंड कर देना, किसी को टर्मिनेट करना, ऐसे ये दोनों करने से पहले आपको इसके अपॉइंटिंग मिनिस्टर से पूछना पड़ेगा। यानी अगर मान लो आईएएस अधिकारी को आपको सस्पेंड करना हो, अगर राजस्थान सरकार निलंबित करना चाह रही है तो सस्पेंशन से पहले, निलंबन से पहले इनको पूछना पड़ेगा, किससे? भारत सरकार की मिनिस्ट्री से। क्यों? क्योंकि अपॉइंटमेंट इन्होंने किया। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 311 ही कहता है, आर्टिकल 3 में मेंशन किया गया है कि किसी भी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई उसके अपॉइंटिंग मिनिस्ट्री करेगी, अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट करेगा, उसके खिलाफ किसी को करने का अधिकार नहीं। जैसे मान लो तहसीलदार है, अगर मान लो जिले में काम कर रहा है तो कलेक्टर को नोटिस देने का अधिकार है, उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन केवल रेवेन्यू बोर्ड लेगा, क्योंकि उसके अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है? रेवेन्यू बोर्ड है। कोई भी आईएएस अधिकारी जो स्टेट में काम कर रहा है उसको कलेक्टर को नोटिस दे सकता है, उसके खिलाफ कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन लेना होगा तो डीओपी लेगा, क्योंकि डीओपी क्या है? उसकी अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट, उसका नियुक्ति करता विभाग है। ये मेंशन किया गया आर्टिकल 311। और आपने अगर संतान कमेटी को पढ़ाओ तो संतान कमेटी की पहले रिकमेंडेशन ये थी कि आर्टिकल 311 शुड बी अबॉलिश्ड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने 311 को भारतीय संविधान से क्या करो? समाप्त। करप्शन की जड़ यही है। कौन सा आर्टिकल? 311। कोई बात नहीं, वापस हो, ये सारी बातें समझ आ गई क्या? तो आपको पूछो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ट्रांसफर कौन सा डिपार्टमेंट करता है? संभागीय का पोस्टिंग कौन करता है? इन दोनों को एपीओ कौन कर सकता है? सस्पेंशन टर्मिनेशन कौन करेगा? डीओपी। लेकिन दोनों करने से पहले पूछना पड़ेगा किससे? अपॉइंटिंग मिनिस्टर, नियुक्तिकर्ता मंत्रालय से। इस बात से, इतनी बात से सभी लोग सहमत हो गए? बाकी बात है क्या? नहीं हो तो भी ये देखो, अब इसे काम देखो। तो काम मैंने बताया टोटल 8 आपको। कितने काम बताए थे? मैंने कुल कार्य बताया आपको 8। 8 में पहले मैं 60 निकाल रहा हूं, मतलब आपको प्रीलिम्स एग्जाम पूछ सकते हैं, मुझे तो सारी बात दोहरानी है, मुझे रिवीजन करना ही मेरा। पर मैं 8 पॉइंट में से 2 पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूं, तो बाई चांस आपको पूछ ले कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 पद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास होते हैं। एक तो ये चेयरपर्सन होता है डीडीएमए का, इसका चेयरपर्सन होता है। एक तो डीडीएलजे, और ये क्या है? डीडीएमए। एक तो दिलवर ले जाएंगे, और ये डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसको बोलते हैं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। डीडीएमए जो है, इसका प्रोविजन एक एक्ट में किया गया जिसका नाम है डीएमए 2005, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। मैंने पहले भी कहा कि आपदा प्रबंधन कानून 2005 जो है, इसमें 2 प्रकार की अथॉरिटी प्रोविजन है, एक है एसडीएमए, एक है डीडीएमए। एक है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसका चेयरपर्सन हमेशा राज्य का सीएम होगा। एक हर डिस्ट्रिक्ट में डीडीएमए होगा, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसका चेयरपर्सन कौन होगा? कलेक्टर। कौन होगा हमेशा? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जिले में जितने भी लैंड एक्विजिशन होंगे, जिले में जितने भी भूमि अवाप्ति कार्य होंगे, जैसे मान लो सरकार रोड बनाना चाह रही है, अब रोड ऐसा तो नहीं कि आप मान लो सरकार की हम तो जयपुर से जोधपुर तक या जयपुर से अजमेर तक नेशनल हाईवे नया बनाएंगे, ऐसा तो नहीं कि जयपुर से अजमेर तक राजस्थान सरकार की एकदम लेवल में जो जमीन है, अगर राजस्थान सरकार जमीन ढूंढने जाओगे तो सरकार में पहुंचने में आपको 8 घंटे लग जाए, घूमती जाएगी रोड, पता नहीं कहां से। लेकिन सीधी सपाट रोड बनानी आपको यहाँ से, तो आपको काश्तकार जो टीनेज जो है उनकी जमीनों को एक्वायर करना पड़ेगा, काश्तकार के किसानों की जमीनों का अधिग्रहण करना पड़ेगा। वो एक्विजिशन हर जिले में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करता है, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जब भी लैंड एक्विजिशन करेगा तब उसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट लैंड एक्विजिशन ऑफिसर, इसको कहते हैं जिला भूमि अवाप्ति अधिकारी। क्या कहते हैं इसको? जिला भूमि अवाप्ति अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट लैंड एक्विजिशन ऑफिसर। ये भी कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, मेरी बात समझ आई क्या? और उसको चेयरपर्सन इसका बनाया था 2013 से, कि भारत सरकार ने लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 का है, उसमें प्रोविजन किया गया कि 2013 से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इस डीडीएमए के चेयरपर्सन के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट लैंड एक्विजिशन जो अथॉरिटी है उसका चेयरपर्सन भी है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, मैंने कल आपको जो राजस्थान राइट टू बताया, जब मैंने कल आपको राजस्थान सुनवाई अधिकार अधिनियम 2012 बताया, तो मैंने आपको कहा था इसमें 2 प्रकार की कमेटी की प्रोविजन है। एक तो कमेटी होगी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, एक होगी हर सब डिवीजन में, हर उपखंड में। तो मैंने आपको कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जो कमेटी होगी उसका नाम क्या होगा? जिला स्तरीय जन शिकायत एवं सतर्कता समिति, डिस्ट्रिक्ट लेवल पब्लिक ग्रीवेंस कम विजिलेंस कमेटी। याद है? उस कमेटी का चेयरपर्सन भी कौन होगा? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। इसको बोलते हैं जिला स्तरीय जन शिकायत, डिस्ट्रिक्ट लेवल पब्लिक ग्रीवेंस कम विजिलेंस कमेटी कम सतर्कता
कलेक्टर के 8 काम है, कितने काम है? 8। सबसे पहले कलेक्टर का जो काम हम देखेंगे, जो आपको पूछेंगे वो है एज ए मजिस्ट्रेट। इस ग्रुप में मजिस्ट्रेट के रूप में तो मैंने आपको एज ए मजिस्ट्रेट के बहुत सारे काम बताए। मैंने आपको कहा कि एज ए मजिस्ट्रेट का जो प्राइमरी फंक्शन है वो है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, कि पूरे जिले के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करवाएगा। और नीचे जितने भी काम आपको बताऊंगा उनका संबंध डायरेक्टली इनडायरेक्टली किससे? लॉ एंड ऑर्डर से है। कि चाहे अगर जिले में लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर हो रहा है, अगर जिले में कानून और शांति व्यवस्था भंग हो रही है, तो बीएनएसएस की धारा कौन सी लगाई मैंने? 163। बीएनएसएस का सेक्शन 163 में कर्फ्यू लगा देगा। पब्लिक न्यूसेंस के जो मामले, शांति भंग के जो मामले हैं उनमें बेल देगा। कौन सेक्शन के अंदर? 151। यानी 151 तो पुराना वाला ही है, 144 से क्या हो गया? 163। और पूरा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो सीआरपीसी उसकी जगह नई संहिता कौन सी आ गई है? बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इतनी बात समझ गए क्या? उसके बाद इसका बेसिक काम है हथियारों को लाइसेंस जारी करना, जिले में किसी पुलिस थाने का या जेल का इंस्पेक्शन करना, रात्रि में या सूर्यास्त के पश्चात आफ्टर सनसेट पोस्टमार्टम की परमिशन देना, आर्म्स लाइसेंस जारी करना। जिले में 2 एक्ट है, एक का नाम तो है पासा और एक का पेशा नहीं है सर, पेशा तो पंचायती राज में आएगा, खुद को सही करो। ये क्या है? पासा। इसको बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज 2006, समाज में गैर सामाजिक गतिविधियों को रोकने के लिए राजस्थान सरकारी कानून लेकर आई जिसका नाम क्या? पासा। प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज, समाज में गैर सामाजिक गतिविधियों को रोकने के लिए राजस्थान सरकार कानून है जिसका नाम पासा है। और दूसरा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है 1980, नासा नहीं, इसको बोलते हैं रासुका। नासा नासा कहां से हो गया? से ये क्या है? राष्ट्रीय राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। और कब का है? 1980। इन दोनों कानूनों को डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट कौन करवाएगा? कलेक्टर। कलेक्टर जिले में मनोरंजन कानून को लागू करवाएगा। कौन से कानून को? एंटरटेनमेंट एक्ट को। इसलिए आप कई बार देखना, जैसे किसी मूवी को लेकर कंट्रोवर्सी होती है तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उस मूवी को रोक लगाता है कि ये मूवी इसलिए नहीं चलेगी क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इंप्लीमेंट करता है कौन से एक्ट को? एंटरटेनमेंट एक्ट को, मनोरंजन कानून को। पूरे जिले के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटी है, पूरे जिले के अंदर जो स्मगलिंग एक्टिविटीज है, तस्करी संबंधी गतिविधियां, आतंकवाद संबंधी गतिविधियां, इनको रोकने का काम भी किसका है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। किसके रूप में? एज ए मजिस्ट्रेट। अब एक तरफ तो एज ए मजिस्ट्रेट से काम और एक तरफ सारे काम। जैसे मान लो पूछ ले इनमें से कौन सा काम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का एज ए कलेक्टर नहीं है, एक बार से पूछते हैं इनमें से कौन सा काम जिला कलेक्टर का कलेक्टर के रूप में नहीं करता या कलेक्टर के रूप में नहीं है, इसको छोड़कर सारे काम है। यानी एज ए मजिस्ट्रेट इसका एक तरफ काम है और इसका सातों काम जो करता है किस रूप में करता है? एज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिला कलेक्टर के रूप में। जैसे मान लो मैं कहूं इनमें से कौन सा काम एज ए कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का नहीं है, तो पहले कह रहा हूं कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू है भाई है। इसके अलावा जितने भी काम एज ए कलेक्टर है, रेवेन्यू कलेक्शन का काम एज ए कलेक्टर नहीं है। मैनेजमेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड, कि जिले में जो लैंड रिकॉर्ड का जमाबंदी है, लैंड मैप्स है, बोनस है, इनका प्रबंधन करवाएगा नहीं करवाएगा? करवाएगा। जिले में चुनाव करवाना है, जिले में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखना नहीं है, क्योंकि किसके रूप में है? एज ए मजिस्ट्रेट। एज ए मजिस्ट्रेट काम तो इसके एक तरफ है, और जो एज ए कलेक्टर से काम पूछे कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का एज ए कलेक्टर काम है, इसके अलावा सारे काम है। ये जितने भी काम अगर उसमें दिए हो इनमें से कोई भी संबंधित को काम दियो उसको एलिमिनेट करना, उसको करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। उसके अलावा ये एज ए मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट में किसी फॉरेनर का पासपोर्ट चेक कर सकता है। लो पासपोर्ट लिखो, पासपोर्ट चेक करने का अधिकार केवल किसको है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। किसमें? जिले में। किससे? फॉरेनर से, किसी भी विदेशी से। ये सारे अधिकार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर किसके रूप में रखे? एज ए मजिस्ट्रेट। अब इसके बच्चे में जो अधिकार है वो जैसे एक तो है एज ए रेवेन्यू ऑफिसर, रेवेन्यू अधिकारी के रूप में, राजस्व अधिकारी के रूप में। आप जिले में चाहे रेवेन्यू कलेक्शन का काम हो, जिले में चाहे भूमि प्रतिक्रमण रोकना हो, लैंड एनक्रोचमेंट का काम करना हो, या जिले में जो लैंड रिकॉर्ड है, लैंड रिकॉर्ड का मतलब क्या है? जमाबंदी है, लैंड मैप्स है, बोनस है, म्यूटेशन रजिस्टर है, इन सब की सिक्योरिटी इंश्योर करने की सुरक्षा सुनिश्चित करना। जिले के अंदर एस्टिमेशन ऑफ क्रॉप्स, फसलों का आकलन करवाना। जिले में लैंड एक्विजिशन करवाना। जिले में डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी होती है, जिला राजकोष है, उस पर कंट्रोल करना, उस पर नियंत्रण रखना। जिले के अंदर जो एक्ट राजस्थान सरकार जैसे राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट कब का है? 1956 का। राजस्थान टीनेंसी एक्ट, राजस्थान कास्ट अधिनियम कब का? 1955 का। इन दोनों को डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट करवाना। राजस्थान सरकार समय समय पर बहुत सारे रेवेन्यू कैंपेन चलाती है, राजस्थान सरकार समय समय पर बहुत सारे राजस्व अभियान चलाती है, जैसे नायाब के द्वारा। ऐसे कार्यक्रमों को, ऐसे अभियानों को डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट कौन करवाएगा? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। एज ए रेवेन्यू ऑफिसर रेवेन्यू एम्प्लॉय को कंट्रोल करेगा। रेवेन्यू एम्प्लॉय कौन कौन है? तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, आरआई है, पटवारी है, इन सब पर कंट्रोल करेगा किसके रूप में? एज ए रेवेन्यू ऑफिसर। एज ए रेवेन्यू ऑफिसर। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है। कौन सा ऑफिसर है? ये प्रशासनिक अधिकारी है। तो प्रशासनिक अधिकारी रूप में क्या काम है? तो प्रशासनिक अधिकारी रूप में मैंने आपको बता दिया कि आपके मेरी शिकायतों सुनने काम करता है, क्योंकि इस कमेटी का चेयरपर्सन है। ये आपके मेरे लिए पीडीएस, इसको सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। खाने का तेल है, खाद्यान्न तेल है, एडिबल ऑयल है, एडिबल ऑयल जानते हो ना? सरसों का तेल है, वैसे केरोसिन भी होता है पीने के लिए नहीं, जीवन यापन के लिए। ये सारे पीडीएस के थ्रू, ये सारे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू इंश्योर करने का काम किसका? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का। सेंसस कौन करवाएगा जिले में? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। लाइव स्टॉक पशु गणना कौन करवाएगा? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। सरकारी कार्यालयों में इंस्पेक्शन कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर एम्प्लॉय का कंट्रोल किसका होगा? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का। जिले में सर्किट हाउस, डाक बंगले, इनका मैनेजमेंट कौन देखेगा? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। जिले में जो गवर्नमेंट क्वार्टर है, सरकारी आवास है, सरकारी बंगले, उनका लोकेशन कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ये सारे काम किसके रूप में करता है? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में। बेसिकली इसका काम है एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करना, प्रशासन पर नियंत्रण रखना, किसके रूप में? एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। फिर मैंने आपको कहा कि ये कई बार इसको प्रोटोकॉल में एज ए प्रोटोकॉल ऑफिसर बहुत सारी डिग्रीज को रिसीव करना पड़ता है। जैसे डिस्ट्रिक्ट के अंदर सीएम आ गए, जैसे मालूम है कि राजस्थान के सीएम जो है अभी अलवर गए थे, तो अलवर के कलेक्टर, अलवर के हम कह सकते हैं कि एसपी, इस संभाग के आईजी, सभी लोग किसके साथ होंगे? कलेक्टर के साथ। क्यों? क्योंकि उनको प्रोटोकॉल में सीएम को रिसीव करना पड़ेगा। अगर ये काम अगर मान लो राज्यपाल चला जाए तो राज्यपाल को प्रोटोकॉल ऑफिसर के रूप में कौन रिसीव करेगा? कलेक्टर। या कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट में कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल ऑफिसर, जिला प्रोटोकॉल अधिकारी। उसके अलावा मैंने आपको कहा कि डिस्ट्रिक्ट में इसके पास 2 पोस्ट और है, ये डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर भी है, जिला निर्वाचन अधिकारी भी है, उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर भी है, जिसको बोलते हैं जिला पंजीयन अधिकारी। याद है क्या? जब मैंने आपको स्टेट इलेक्शन कमीशन बताया था तो मैंने आपको कहा कि एज ए डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में तो क्या करवाता है? इलेक्शन करवाएगा, एमपी, एमएलए, लोकल बॉडीज। और एज ए डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर पूरे जिले में जो वोट लिस्ट होती है, पूरे जिले में जो मतदाता सूची होती है उसका अपडेशन करवाएगा, उसका नवीनीकरण करवाएगा। वोट लिस्ट जो है उसका अपडेशन करवाएगा, पूरे जिले में चुनाव करवाएगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जिसको आप कहते हैं आचार संहिता, उसको इंप्लीमेंट करवाएगा, आपको हमें अवेयर करने का काम करेगा, आपके हमारे फैसिलिटेशन के लिए, आपकी हमारी सुविधा के लिए काम करेगा। सुविधा मतलब क्या है? जब आप वोट डालेंगे आपके लिए पीने पानी व्यवस्था है, चाय की व्यवस्था है, दिव्यांग जो होते हैं उनके लिए रैंप की फैसिलिटी है, ये सारी चीजें कंट्रोल करवाएगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिला कलेक्टर। तो हमने कहा कि सबसे पहले तो ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करवाता है, दूसरा इसका काम रेवेन्यू का है, तीसरा प्रशासन को देखता है, चौथा प्रोटोकॉल में जिले में आने वाले जो गणमान्य लोग उनको रिसीव करेगा, पांचवा जिले में क्या करवाता है? चुनाव, उसके साथ साथ वोट लिस्ट क्या करवाता है? अपडेशन। उसके बाद मैंने कहा कि ये डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट ऑफिसर भी है। जिले में कौन सा अधिकारी होता है? विकास अधिकारी। कौन सा अधिकारी होता है? विकास अधिकारी। एक में पहले लिख दूं, याद रहे, ये मुझे याद दिला देना।
बात है वो बतानी है, जो आपको पूछ सकते हैं, तो भूल जाता है फिर आगे कार्रवाई करती पहले। तो ये जिले में जिला विकास अधिकारी भी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर भी है। तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में मैंने आपको कहा कि आज जिला कलेक्टर के पास नाममात्र काम है कि जिले के अंदर आज के डेवलपमेंट के सारे काम कौन करता है? पंचायत राज संस्थाएं। आज डेवलपमेंट के नाम पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर केवल जिले में जो डेवलपमेंट स्कीम्स है, जिले में जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उनका जाकर इंस्पेक्शन कर सकता है, उनका जाकर निरीक्षण कर सकता है। उसके साथ साथ मैंने आपको कहा कि आर्टिकल 243 जेडी में, 243 जेडी के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होती है, एक जिला योजना समिति, उसकी बैठक में जाकर पार्टिसिपेट कर सकता है। जिले में विकास कार्यक्रम में मान लो कोई बाधा आ रही हो, मान लो कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है, लोगों ने विरोध करना स्टार्ट कर दिया, ऐसे मामलों को निपटाने काम, ऐसे मामलों को सुलझाने काम भी कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, क्योंकि वो पूरे प्रशासन का मुखिया है। पूरा जिला प्रशासन क्या होता है? मुखिया। इतना समझ समझ आ गया। उसके साथ साथ मैंने आपको कहा कि ये कोऑर्डिनेटर भी है, ये समन्वयक भी है, ये समन्वय स्थापित करने का काम भी करता है। किसमें? जिले में है, इसमें समन्वय स्थापित करेगा कर्मचारियों के बीच में, जिले में काम करने वाले पब्लिक ऑफिसर, सरकारी कार्यालय, उनके बीच में, जिले में कर्मचारियों की बहुत सारी यूनियन होती है, कर्मचारी संघ होते हैं, उनके बीच में, जिले में काम करने वाले एनजीओ है, उनके साथ। अगर मान लो ऐसा जिला है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के साथ है, वहां पर मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, अर्धसैनिक बल है, उनके साथ समन्वय स्थापित करना। केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजना है, उनके साथ समन्वय स्थापित करना। जिले में रहने वाले ग्रामीण है और जो राज्य सरकार है, इन दोनों बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करना। कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अब इसलिए चूंकि इसके पास इतने मल्टी डायमेंशनल काम है, इसलिए इसके शोभा के अंदर, इसकी गरिमा के लिए, इसके बखान के लिए, इसके गुणगान के लिए कई लोगों ने इसके बारे में अलग प्रकार के सेंटेंसेस गए। रजनी कोठारी ने कहा ये तो संस्थागत करिश्मा है। कौन सा करिश्मा है? ये तो इंस्टीट्यूशनल करिश्मा है। किसने कहा? रजनी कोठारी। रैमजे मैकडोनाल्ड ने कहा कि जिला कलेक्टर वह कछुआ है, इसकी पीठ पर भारत सरकार रुपया बैठा है। इसका मतलब क्या? सेंटेंस का मतलब बता सकते हो क्या मतलब? पूरे बात का मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है, इसके पीठ पर डिस्ट्रिक्ट जिला केंद्र सरकार है, भारत सरकार रुपया बैठा है। इसका मतलब है इसके पूरा कंट्रोल किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। भारतीय प्रधानमंत्री ने 2005 में एक स्पीच में कहा था कि जिला प्रशासन की दूरी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज पिलर और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की। भाई तो जिला प्रशासन की, या हम कह सकते हैं राज्य प्रशासन की है, दूरी है। सीके मैथ्यू, एक स्कॉलर है, ब्रिटिश स्कॉलर, उन्होंने कहा था कि कलेक्टर जैसा ना तो कोई हुआ है, ना कोई है और ना कोई होगा। इसने कहा सीके मैथ्यू। सीके एक ऐसा ही स्टेटमेंट जो के दास का भी है। किसका है? के दास। ये चार स्टेटमेंट में भी याद कर दूंगा, उनकी फोटो ले लेना, बाई चांस आपको पूछ ले। पर हमें केवल टर्म याद रखने हैं, क्योंकि हमें सुनना ही है, हमें क्या रखना है? तो करिश्मा। किसने कहा? रजनी कोठारी। कछुआ मैकडोनाल्ड, ना तो कोई हुआ है, सीके मैथ्यू। प्रशासन की दूरी, प्रधानमंत्री। लेकिन दूरी याद रख लो, दूरी इसने कहा है, प्रधानमंत्री ने। केवल एक टर्म याद कर लो बस, बहुत होता है। और टर्म देकर सही कर दो। तो कछुआ की संख्या किसने दी है? संस्थागत करिश्मा। प्रशासन की दूरी, ना तो कोई हुआ है, ना कोई होगा, सीके मैथ्यू। ये सारे स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं, बाई चांस आपको पूछ ले। इतनी बात से सभी लोग सहमत हो क्या? ये लास्ट वाली तीनों कमेटी के नाम याद रखना। और आप मुझे बताओ कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होगा। पहले मेरी बात पूरी बात सुन लो। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का चेयरपर्सन होगा। ये प्रोविजन कौन सा एक्ट में किया था? द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। आपदा प्रबंधन कानून 2005। ये क्वेश्चन पूछ चुके एक बार। आपदा प्रबंधन कानून 2005 उल्टा पूछा है, बस बताओ कि अध्यक्ष होता है। अभी बताओ कि प्रोविजन कहां पर है, कौन सा एक्ट में? तो कौन सा एक्ट में? आपदा प्रबंधन कानून 2005। इधर देखो, ये मैंने दो तीन बातें लिख रखी हैं। एक तो लाखीना रिफॉर्म है। कौन सा रिफॉर्म है? एक तो लाखीना सुधार। ये किए गए थे महाराष्ट्र में और इनका संबंध जिला प्रशासन से किससे है? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से। और ये करने वाले जो कलेक्टर थे उस समय वो थे अनिल कुमार लाखीना। कौन थे? अनिल कुमार लाखीना ने जिला प्रशासन में जो भी सुधार किए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो भी रिफॉर्म किए, उन सभी को कलेक्टिवली, उन सभी को सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं? लाखीना रिफॉर्म। तो आप पूछेंगे लाखीना रिफॉर्म का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, किस जिले, किस राज्य से? हालांकि डिस्ट्रिक्ट पूछे तो महाराष्ट्र का अहमदनगर जिला है। कौन सा जिला है? महाराष्ट्र का अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट है। इनका संबंध किस प्रशासन से है? जिला प्रशासन। किस आईएएस अधिकारी द्वारा किए गए थे? अनिल कुमार लाखीना। अनिल कुमार उन्होंने पहले तो ये कहा था कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस है, वहां पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अन्य अधिकारी को ट्रांसपेरेंट ग्लासेस के साथ बैठना चाहिए। ऐसा अगला परेड बैंक में देखते हैं। परेड बैंक में जाओगे ना तो वहीं एक ही कॉरिडोर होगा, ये कि मान के चलो कि लेवल होगा जिसके ऊपर सभी अधिकारी बैठे होंगे। वहीं पर बैठा होगा मैनेजर, वहीं बैठा होगा प्रोबेशनर ऑफिसर, पीओ बैठा होगा। वहीं पर जो है और जितने भी कैशियर हैं, एलडीसी है, क्लरिकल स्टाफ है, सारा एक साथ बैठता है। कहां पर? परेड बैंक में। क्यों? ताकि मैनेजर सब नजर रख सके, ताकि सपोर्टर रहेगी मैनेजर साहब देख रहे हैं। और आप गवर्नमेंट बैंक में चले जाओ, सभी में मैनेजर और जो स्टाफ है, हो सकता है कि मैनेजर बैठा हो दूसरे मंजिल पर, स्टाफ बैठा हो ग्राउंड फ्लोर पर, लेकिन प्राइवेट बैंक जो है कैमरे कौन देखता है? इन टाइम आप नजर रख सकते हो कैमरे पर, मैं देखता हूं देखो कौन क्या कर रहा है। और एक आपके ऊपर ही आप भी बताओगे मेरे पास बैठे हैं तो डर ज्यादा किसमें रहेगा? और आप इतना स्ट्रेस थोड़ी कि कर्मचारी जूम करके देखेंगे, मैं देखता हूं कि क्या ताश पत्ती खेल रहा है, क्या कर रहा है। ऐसे कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप देख लो प्राइवेट बैंक के अंदर हमेशा पूरा स्टाफ एक जगह बैठता है। और देखना आप वैसे भी नहीं, अलग रूम होगा, सेट बस इतने कैबिन टाइप बनाए होते हैं ताकि आराम से जो है आप देख सकते कौन क्या कर रहा है। और एम्प्लॉय रहता है, ये मेरे तो नहीं देख रहे। तो वो इस प्रकार रिफॉर्म किसने करवाए थे? अनिल कुमार लाखीना। उन्होंने कहा कि भैया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे करो, जिला प्रशासन को वैसे काम करना चाहिए। दूसरा मैं लिख रहा जिला सरकार। कौन सा उदाहरण है? ये देश वाले असली बात क्या करोगे? जिला प्रकार उदाहरण की शुरुआत हुई मध्य प्रदेश से। कहां से हुई थी? मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई 1999 में हुई थी। और शुरुआत करने वाले श्री कौन थे? उस समय के मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह। कौन थे? पूछे जिला सरकार उदाहरण कहां लाई गई थी? मध्य प्रदेश में। कब लाई गई थी? किस मुख्यमंत्री के समय? इसमें देखो क्या किया गया। इसमें किया गया कि तत्कालीन सीएम जो दिग्विजय सिंह थे, उन्होंने अपने मंत्री जो थे, हर मंत्री को जिले का इंचार्ज बना दिया, हर मंत्री को जिले का प्रभार दे दिया कि भाई अपना काम करने के साथ साथ आप इन जिलों के अंदर एज इंचार्ज काम करेंगे। 15 दिन में, महीने में एक बार जाएंगे और सरकार की स्कीम्स को रिव्यू करेंगे, सरकार की योजनाओं की समीक्षा करेंगे। जो आजकल राजस्थान में भी होता है, बताओ आपको राजस्थान में आजकल हर जिले में प्रभारी मंत्री बना रखा है और प्रभारी मंत्री 15 दिन में, महीने भर में एक बार जाएगा और जाकर सरकार की योजनाओं को रिव्यू करेगा। इसकी शुरुआत करने वाले, इसकी शुरुआत कौन से राज्य से हुई है? हर मंत्री को एक जिले का प्रभारी बनाते हैं, एक जिले का इंचार्ज बनेंगे, जिसको मिनिस्टर इंचार्ज बोलते हैं। और मिनिस्टर इंचार्ज जिलों में जाएगा और जाकर सरकार की स्कीम्स को, सरकार की योजनाओं क्या करेगा, रिव्यू। पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये जो जिला शब्द है
डिस्ट्रिक्ट टर्म जो है ये भारतीय संविधान में दो जगह यूज हुआ है। एक तो है आर्टिकल 233, कौन सा है, और एक है आर्टिकल 243 जेड डी, कौन सा आर्टिकल है। लेकिन आपको पूछे भारतीय मूल संविधान में, आपको पूछे कि हमारा जो 16 कॉन्स्टिट्यूशन है जो 1950 में लागू हुआ उसे किस आर्टिकल में डिस्ट्रिक्ट टर्म यूज हुआ है, 233, इन रेफरेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, जिला न्यायाधीश के रेफरेंस में। और आप सभी को पता है 243 जेड डी किससे जुड़ा गया था, 74th अमेंडमेंट। ये बात 1993 की, 1993 के बाद एक आर्टिकल और जुड़ गया जिसमें डिस्ट्रिक्ट टर्म यूज हुआ है, वो है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, इसको बोलते हैं जिला योजना समिति। कौन समिति है, जिला आयोजना समिति। ये दोनों बात याद रखनी है। आपको सीधा पूछो लाखिला रिफॉर्म जो है वो किस स्टेट में करवाए गए थे, जिला सरकार ने कहा की है, कब लागू की गई थी, मुख्यमंत्री कौन थे, किसको अपॉइंट करते हैं, प्रभारी मंत्री को। तो पूछो हमारे मूल संविधान के अंदर डिस्ट्रिक्ट टर्म कौन सा आर्टिकल यूज हुआ है, किस रेफरेंस में, अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, ये आर्टिकल 233 में लिखा हुआ है, उसमें डिस्ट्रिक्ट टर्म यूज हुआ है। मूल संविधान के अलावा एक नया आर्टिकल और कौन सा है, 243 जेड डी। किस वर्ष के अंदर पहली बार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पोस्ट पर आरएस से प्रमोट आई अधिकारी लगाया गया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पोस्ट को लाने वाला गवर्नर कौन है, वॉरेन हेस्टिंग्स कौन है, ये पोस्ट कब आई थी, 1772। पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का नाम क्या है, रॉयल फिट्जस्टाइल। भारत की राजस्थान की पहली महिला जिला कलेक्टर कौन थी, ओटिमा, जो किस आयोग की पहली सेक्रेटरी रह चुकी है, आरपीसी, आरपीसी की पहली महिला सचिव भी रह चुकी है, क्या नाम है, ओटिमा बोरडिया। किस पद को रिटेल में कहा गया, जिला कलेक्टर। इतनी बात सब लोग समझ गए, पक्की बात है। तो हमने डिविजनल कमिश्नर को देख लिया, हमने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पोस्ट को देख लिया, अब हम जाएंगे एसडीओ की ओर। इस ओर नहीं होगा, अभी देखो भी करते हैं। अरे ये इंपॉर्टेंट बात, उसके अलावा बिना बातों में टाइम वेस्ट करने में कोई मतलब बात नहीं। जैसे मान लो मैं आपको पूछूंगा और आप लोग मुझे 2 मिनट बता दोगे, इनमें से कौन सा काम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का नहीं है, बता देंगे मुझे। पहला काम है स्थानीय निकायों के चुनाव की अधिसूचना जारी करना। सही कौन बोल रहा है, सही है। लोकल बॉडी इलेक्शन होने का नोटिफिकेशन जारी करेगा, गलत है, सही है। डिस्ट्रिक्ट में इनकम टैक्स कलेक्शन करवाना, जिले में आयकर का संग्रहण करवाना, नहीं इनकम टैक्स कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट सीधी करवाती है, इनकम टैक्स के लिए आयकर अधिकारी बैठे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम नहीं हो। जिले में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में काम करना, सही है क्या। ये डीडीए में क्या होगा, चेयरपर्सन, इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, तीसरा। ऊपर दोनों क्या है, गलत है, बताओ नहीं कर दिया आपने। हालांकि एक तो गलत भी करके यहाँ भी करेंगे, इन्होंने तो अधिसूचना जारी करा दी है, कलेक्टर जारी कर देगा कहां पर, जिले में। ये बताएगा चुनाव किस दिन होंगे, राज्य निर्वाचन आयोग की जरूरत है, सारे काम कौन करेगा, कलेक्टर खुद ही कर लेगा। किस स्कॉलर ने, किस विद्वान ने जिला कलेक्टर को संस्थागत करिश्मा कहा, इंस्टीट्यूशनल करिश्मा। अरे आप तो बता दे, सुनकर बता दे, कौन थी, रजनी कोठारी। किसने कहा कि तो प्रशासन की धूरी है, प्रधानमंत्री ने कब कहा था, 2005। किसने इसको बच्चों की संख्या दी है, रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन थे, इतना ध्यान रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। इधर देखो, अब चलता हूं आपको एसडीओ की ओर। किधर, एसडीओ, सब डिविजनल ऑफिसर, उपखंड अधिकारी। कौन से अधिकारी हैं, उपखंड अधिकारी। अगर सब डिविजनल ऑफिसर की बात करें तो पहली बात तो ये है कि एसडीओ राजस्थान में एसडीएम भी कहते हैं, क्या कहते हैं। हालांकि इसके अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है। अगर आप जाएंगे महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में इसको कहते हैं प्रोविंस ऑफिसर, क्या कहते हैं, महाराष्ट्र में इसको कहते हैं प्रांत अधिकारी। कौन सा अधिकारी कहते हैं। तो अगर आप सभी विद्वान लोग अगर तमिलनाडु में जाएंगे तो आप इसको बोलते हैं सब कलेक्टर, क्या बोलते हैं। यहाँ सब का मतलब सभी कलेक्टर नहीं है, तो क्या मतलब एसयूपी, सब कलेक्टर क्या है। अगर आप हरियाणा में जाएंगे तो इसको बोलते हैं एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ये लिखा हुआ नहीं, लिख लो। हरियाणा में इसको बोलते हैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, और मध्य प्रदेश में इसको बोलते हैं डेप्यूटी कलेक्टर, उप जिला कलेक्टर, क्या बोलते हैं। मध्य प्रदेश बराबर लिख लो एसडीएम, सब डिविजनल सॉरी उप जिला कलेक्टर, डेप्यूटी कलेक्टर। और हरियाणा बराबर लिख लो एसडीएम, हरियाणा बराबर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम, और मध्य प्रदेश बराबर लिख लो डेप्यूटी कलेक्टर, उप जिला कलेक्टर। उम्मीद छोड़ दी, सब याद है, याद है सब। पता नहीं इसलिए मैंने बेटा नाम देख रहा है, मुझे लगा उम्मीद छोड़ दिया तो कि भाई बेटा बेटा सुनूंगा केवल। ये बात मेरे समझ आ गई क्या। अब मैं आपको सिंपल सी बात कर रहा हूं कि एसडीओ पोस्ट पर किसको अपॉइंट करेंगे। आपने कहा डीसी पोस्ट पर किसको अपॉइंट किया, इसको। कलेक्टर की पोस्ट पर किसको अपॉइंट करेंगे, इसको। यहां पे कौन अपॉइंट होता है, आरएस। क्या आप हमेशा किस अधिकारी को अपॉइंट करते हैं, आरएस अधिकारी को। पहली बात। दूसरी बात, इसको लेकर सभी कार्य आंख बंद करके कुछ पूछ ले आरएस के बारे में, एसडी के बारे में कौन करता है, डीओपी। यानी इसका अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, पोस्टिंग, सस्पेंशन, टर्मिनेशन, एपीओ, सभी काम कौन करता है, डीओपी। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, जिसको सामान्यतया मुख्यमंत्री अपने पास रखते हैं, सीएम अपने पास रखते हैं। राजस्थान के अंदर ऑल इंडिया सर्विस यानी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आरएस, इन चारों सेवाओं की कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन है, डीओपी है। इसलिए सामान्यतः डीओपी को कोई भी स्टेट का सीएम जो अपने पास रखता है, ताकि उसका ब्यूरोक्रेसी पर कंट्रोल रहे, ताकि उसका नौकरशाही के ऊपर, लोक सेवकों पर क्या रहे, नियंत्रण। इतनी बात मेरे से समझ आ गई क्या। अब आगे सुनो। ऐसा कार्य का आपको पूछे किसी प्रशासनिक अधिकारी का आपको टेंडर पूछ ले, सबका कैसा है, नॉट फिक्स्ड, क्योंकि हमारे राजस्थान के अंदर ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है। अगर राजस्थान में कर्मचारी के लिए ट्रांसफर पॉलिसी हो तब जाकर कर्मचारियों का कार्यकाल स्थिर हो, लेकिन हमारे यहाँ जो टेन्योर है वो कैसा नहीं है, फिक्स नहीं है, स्टेबल नहीं है। सबका कार्यकाल कैसा है, स्थिर, स्टेबल है। एसडीओ को जिला कलेक्टर की आंख और कान भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, आईज एंड ईयर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। इसको जिला कलेक्टर क्या कहते हैं, आंख और कान की, जो भी देखेगा और जो भी सुनेगा उसकी रिपोर्ट किसको देगा, कलेक्टर को। इसलिए इसको डेप्यूटी कलेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि ये सब डिवीजन के अंदर, उपखंड के अंदर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। जिला कलेक्टर का प्रतिनिधित्व करता है कहां पर, उपखंड में। इसके पास उपखंड में ठीक वैसी शक्तियां हैं जैसे कलेक्टर के पास जिले में होती है। आप लोग कर्फ्यू लगा देगा, अपने सब डिवीजन में किसी भी ऑफिसर का इंस्पेक्शन कर लेगा, पब्लिक न्यूसेंस के मामले में भेज देगा, अपने सब डिवीजन में किसी भी थाने का, किसी भी जेल का इंस्पेक्शन कर लेगा। अधिकार केवल किसके पास है, एसडीओ पास ही है। इसके पास है सब डिवीजन में एसडीओ, इसलिए इसको जिला कलेक्टर क्या कहते हैं, आंख और कान। इसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की आईज एंड ईयर्स कहते हैं, इसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की आंख और कान कहते हैं। और काम इसके सेम वही है जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़े थे, वही पूरे सब डिवीजन में लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट, रेवेन्यू कलेक्शन, अपने सबऑर्डिनेट को कंट्रोल करना, वही सरकार के रेवेन्यू कैंपेन राजस्व अभियान है उनका क्रियान्वयन करवाना, अपने सब डिवीजन में एस्टिमेशन ऑफ क्रॉप्स, फसलों का आकलन करवाना। सेम सारी वही बातें जो किससे पढ़ी थी हमने, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में। प्रशासनिक कार्य इसके वैसे ही है कि वो अपने सब डिवीजन में कर्मचारी कंट्रोल करेगा, पूरे सब डिवीजन में पीडीएस को इंश्योर करवाएगा, सब डिवीजन में चुनावों का, सब डिवीजन में सेंसस, जनगणना, पशुगणना, लाइव स्टॉक सभी का करवाएगा कौन, एसडीओ।
एसडी और अपने सब डिवीजन के अंदर कमेटी का चेयरपर्सन होगा, इसका नाम है सब डिविजनल पब्लिक ग्रीवेंस कम विजिलेंस कमेटी, इसका नाम है उपखंड स्तरीय जन शिकायत एवं सतर्कता समिति। उस कमेटी का हमेशा क्या होता है, ये चेयरपर्सन उस समिति के हमेशा अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। कौन, एसडीओ। इतनी बात सब लोग समझिए क्या, और सारे काम वही प्रोटोकॉल ऑफिसर भी होता है, वही कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करेगा, वही चुनाव करवाएगा। चुनाव कौन कौन से कराएगा सब डिवीजन में है। अब इसके बारे में दो चीजें और सुन लो, जो आप पूछ सकते हैं कि एक तो जो वोट लिस्ट होती है, वोट लिस्ट पढ़ी ना आप लोगों ने, एक तो वोट लिस्ट में नाम जोड़ने का काम किसका है, एसडीओ का, और किसके रूप में करता है, एआरओ। जो वोट लिस्ट होती है उसमें वोट लिस्ट में नाम जोड़ने का काम किसका है, एआरओ का, और एआरओ कौन होता है, एसडीओ, एसडीओ। और आपने एक, जब हमने स्टेट इलेक्शन कमीशन को पढ़ा था, उन्होंने पढ़ा था बीएलओ, याद है क्या, बूथ लेवल ऑफिसर। इस बीएलओ को अपॉइंट करने का अधिकार भी किसको है, एसडीओ का, जो कि एसडीओ को रिकमेंड करता है किसका नाम जोड़ना है, किसका नाम हटाना है। मेरी बात सब लोग समझ आ गई है, ये सारे काम किसके हैं, एसडीओ के। एक मैंने आपको बताया था कि जो सब डिवीजन पर इस प्रकार से कलेक्टर के पास डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे कमेटी होती है, जिसके माध्यम से वो आपकी मेरी शिकायतों सुनता है, वैसे सब डिवीजन पर कमेटी होती है जिसका नाम है सब डिविजनल पब्लिक ग्रीवेंस कम विजिलेंस कमेटी। सब डिवीजन के ऊपर एक कमेटी होती है जिसका नाम है जिला स्तरीय जन शिकायत, सॉरी उपखंड स्तरीय जन शिकायत एवं सतर्कता समिति, उसका चेयरपर्सन कौन होगा, एसडीओ। और ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कमेटी, उसका चेयरपर्सन कौन होगा, कलेक्टर। इन दोनों कमेटी का प्रोविजन कौन सा एक्ट में है, राजस्थान राइट टू हियरिंग एक्ट 2012, राजस्थान सुनवाई अधिकार अधिनियम 2012। रेस्ट करोगे 2 मिनट का, अभी टाइम ऐसा ही है। अब मुझे लग रहा है खाना वाना खा रहे हो आराम से, कई लोग ऐसे ऊपर की तरफ बैठेंगे, इधर से ले नहीं है, कम से कम 7 बोलो सही। और कुछ चीजें तो आपको वैसे बोल देनी चाहिए। मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कमेटी का चेयरपर्सन 15 बार बोल चुका है, 16 बार नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं जी बोलूंगा एसडीओ कमेटी का चेयरपर्सन है, आप उधर से बोलना, कलेक्टर भी इसी प्रकार कमेटी का चेयरपर्सन होगा, जो कहां पर होती है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, जिला मुख्यालय पर। तो बताओ, देखिए मेरे को 2-4 बातें अब तो एक साथ बोलोगे क्या। एसडीओ को सब कलेक्टर कहां कहते हैं, तमिलनाडु, एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हरियाणा, डेप्यूटी कलेक्टर मध्य प्रदेश, प्रोविंस ऑफिसर एसडीओ एंड एसडीएम राजस्थान, राजस्थान किसको जिला कलेक्टर क्या प्रदान कहते हैं, एसडीओ। एसडीओ का अपॉइंटमेंट ट्रांसफर पोस्टिंग कौन करता है, राजस्थान सरकार का कार्मिक विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। एसडीओ को कौन करेगा, डीओपी। और एसडीओ को लेकर सभी काम कौन करेगा, डीओपी। डीओपी हमेशा किसके पास होता है, सीएम के पास, सीएम के पास। चलो ठीक है, वोट लिस्ट में नाम जोड़ने का काम किसका है, उस समय किस पोस्ट पर होगा, एईआरओ। सब डिवीजन पर जो कमेटी होती है उसका नाम क्या है, उपखंड स्तरीय जन शिकायत एवं सतर्कता समिति, सब डिविजनल पब्लिक ग्रीवेंस कम विजिलेंस कमेटी। इस कमेटी का प्रोविजन कौन से एक्ट में किया गया, राजस्थान राइट टू हियरिंग एक्ट 2012, राजस्थान सुनवाई अधिकार अधिनियम 2012। इस पोस्ट को ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान लिटिल नेपोलियन निकाल गया। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लखनऊ रिफॉर्म का संबंध किससे है, किस स्टेट से है, जिला सरकार होता है कहां पर रही, स्टेट का हमारे मूल संविधान में किस आर्टिकल प्रयुक्त हुआ है, आर्टिकल 200। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पोस्ट कब आई थी, डिविजनल कमिश्नर। कब राजस्थान में डिविजनल कमिश्नर सिस्टम लागू हुआ, 1949 या 49 कब डिविजनल कमिश्नर पोस्ट को खत्म कर दिया, 1962। कब इसको इंट्रोड्यूस किया गया, 1987। और कब राजस्थान का 7वां संभाग भरतपुर बना, राजस्थान के 19 नए जिले और 3 संभाग कब बने, 7 अगस्त 2000। इसका नोटिफिकेशन किसने जारी किया, राजस्थान सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने। हालांकि मुझे बात है कि उस समय सीएस कौन थे, उस समय सीएस जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के थे अपर्णा अरोड़ा कौन थी, अपर्णा अरोड़ा जो कि राजस्थान सरकार की सीनियर आईएएस अधिकारी है, जो कि सीएस उस समय सीएस रेवेन्यू, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रेवेन्यू। और उनके हस्ताक्षर से राजस्थान में 19 नए जिले और 3 नए संभाग अस्तित्व में आए। इस प्रकार से हमने डीसी, कलेक्टर, एसडीओ। अब आपको ले चलता हूं सीधा तहसीलदार की ओर। तो 2-4 बातें पहले सुन लो। पहली बात, इस प्रकार से एसडीओ को लेकर मैंने कहा कि आरएस अधिकारी होगा, जो कि आरएस अधिकारी होगा इसलिए उसको लेकर सभी प्रकार के डिसीजन कौन लेता है, डीओपी। इसको लेकर सभी प्रकार के निर्णय कौन लेगा, डीओपी। अगर हम चाय पी लूंगा 1 मिनट, तहसीलदार है तो तहसीलदार के बारे में आपको बताया कि इस पद पर किसको अपॉइंट करते हैं, आरटीएस को। राजस्थान तहसीलदार सेवा के अधिकारी को तहसीलदार पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। तहसीलदार के जो पद है वो हर तहसील के अंदर है, और तहसीलदार को लेकर राजस्थान में नियम बना रखे 1958 के नियम है, जिनका नाम है राजस्थान तहसीलदार एंड उप तहसीलदार या नायब तहसीलदार रूल्स 1958। राजस्थान में तहसीलदार और नायब तहसीलदार जो कार्य करते हैं वो कौन से नियमों के अंतर्गत काम करते हैं, रूल ऑफ 1958। इस प्रकार से आरएस अधिकारी को लेकर सभी अधिकार डीओपी के पास है, उसी प्रकार से तहसीलदार को लेकर सभी प्रकार के अधिकार किसके पास है, हमारा रेवेन्यू बोर्ड जो कहां पर है, अजमेर। यानी मैं कह सकता हूं इसके ट्रांसफर, इसकी पोस्टिंग, इसका अपॉइंटमेंट, इसका प्रमोशन, इसका एसीआर, इसके एपीओ करने की शक्तियां सारी किसके पास है, रेवेन्यू बोर्ड अजमेर के पास है। इसको लेकर सभी प्रकार के डिसीजन को लेगा रेवेन्यू बोर्ड अजमेर, राजस्व मंडल अजमेर। ठीक उसी प्रकार से आरएस अधिकारी को लेकर सारे डिसीजन को लेता है डीओपी। एक चीज और पूछ सकते हैं आपको, तहसीलदार जो ट्रेनिंग जो है वो होती है आरआरटी अजमेर, कहां पर होती है, तहसीलदार की ट्रेनिंग जो है वो होती है राजस्थान रेवेन्यू रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अजमेर, राजस्थान राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहां पर होती है, अजमेर। ठीक उसी प्रकार जैसे राजस्थान में आरएस अधिकारी ट्रेनिंग कहां पर होती है, एससीएम रिपा कहां पर होती है, उसी एससीएम रिपा के अंदर जो कहां पर है, जयपुर में, जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर। राजस्थान के अंदर एससीएम रिपा जो है, उससे पहले राजस्थान के अंदर आरएस अधिकारी ट्रेनिंग जो है वो जोधपुर में हुआ करती थी, उस समय इसका नाम था ओटीएस। क्या बोलते हैं इसको, अभी भी ओटीएस बोलते हैं। ओटीएस का मतलब ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल, ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल। इसका नाम बदल के आज कर दिया है हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हरिश्चंद्र माथुर वही है जिन्होंने राजस्थान के अंदर ओम्बुड्समैन को रिकमेंड किया, याद है। हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान के अंदर है और जालोर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, कहां से, जालोर से। तो आरटीएस अधिकारी जो होते हैं तहसीलदार जो होते हैं, इनकी ट्रेनिंग कहां पर होती है, आरआरटी अजमेर में, आरआरटी अजमेर। पहली बात। उसके अलावा अगर आप तहसीलदार काम देखेंगे तो लगभग काम आप सभी को पता है, रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में मानकर चलो कि जैसे आपने नाम सुना होगा सीमा ज्ञान, नाम सुना क्या, इसको लैंड डिमार्केशन कहते हैं। एसडी का आदेश देता है, इसका नाम है पत्थरगढ़ी। एसडी कौन सा आदेश देता है,
होगी, ठीक है ना। ये सारे काम एज रेवेन्यू एम्प्लॉय किसके हैं? तहसीलदार के। एज ए मजिस्ट्रेट तहसीलदार के पास दो ही काम है। पहला काम है जिले के अंदर अगर मामले पे तहसील के अंदर बार-बार अगर कोई व्यक्ति एनक्रोचमेंट कर रहा है, बार-बार अगर व्यक्ति अतिक्रमण कर रहा है, तो उसको 6 महीने की जेल या 200 रुपए जुर्माना या दोनों। और दूसरा जो पब्लिक न्यूसेंस के मामले, जो शांति भंग के मामले, उन्हें बेल देने का अधिकार एसडीओ को भी है और एसडीओ के साथ-साथ किसको है? तहसीलदार को भी। इसलिए तहसीलदार और एसडीओ दोनों क्या लगता है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। दोनों क्या कहलाते हैं? कार्यपालक मजिस्ट्रेट। और कार्यपालक मजिस्ट्रेट इसलिए क्योंकि ये दोनों अपराधियों को बेल देने काम करते हैं, जमानत देने काम करते हैं, बशर्ते मामले कौन से हो? शांति भंग के, पब्लिक न्यूसेंस के हो। कौन से हो? पब्लिक न्यूसेंस के। उसके अलावा तहसीलदार को स्पेसिफिक काम नहीं, मैंने आपको बताया था कि तहसीलदार हर तहसील के अंदर एक सब ट्रेजरी होती है जिसको बोलते हैं उपराजकोष। क्या बोलते हैं? इस उपराजकोष का सब ट्रेजरी का केयरटेकर भी कौन है? तहसीलदार। और मैंने आपको बताया था कि हम जब जमीनें खरीदते बेचते हैं तो हमें ऑफिस के अंदर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होता है, इसको बोलते हैं ऑफिस ऑफ सब रजिस्ट्रार। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं उपपंजीयक कार्यालय। कौन सा कार्यालय बोलते हैं? इसको बोलते हैं उपपंजीयक कार्यालय, इसको बोलते हैं ऑफिस ऑफ सब रजिस्ट्रार। तो सब रजिस्ट्रार जो होता है, जो जमीनें खरीदने बेचने के बाद रजिस्ट्रेशन करने काम करता है, वो भी कौन है? तहसीलदार ही है। जैसे तहसीलदार जिनको काम करते हैं, तहसीलदार ग्रुप में 3 साल हो गए हो, उनको सब रजिस्ट्रार पैनल में शामिल करते हैं और सब रजिस्ट्रार जो है जमीनों के क्रय विक्रय का पंजीयन करने का काम करता है। तो सेल डीड होती है, उनके रजिस्ट्रेशन का काम करता है। तो तहसीलदार रेवेन्यू काम तो करता ही है, उसके साथ साथ तहसील में जो सब ट्रेजरी उसका केयरटेकर भी है, उसके साथ साथ ये सब रजिस्ट्रार जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस है उसमें उपपंजीयक ग्रुप में काम करता है। एज ए सब रजिस्ट्रार काम करेगा कौन? तो तहसीलदार जो जिन नियमों के अंतर्गत काम करता है, नियम क्या है? 1958 इसकी ट्रेनिंग कहां पर होती है? आरआरटीओ अजमेर। इसको लेकर सभी अधिकार किसके पास है? रेवेन्यू बोर्ड अजमेर। ट्रांसफर, पोस्टिंग, एपीओ, अपॉइंटमेंट, सस्पेंशन, टर्मिनेशन सारे अधिकार किसके पास है? रेवेन्यू बोर्ड अजमेर के पास है। ठीक उसी प्रकार से जैसे आरएस अधिकारी को लेकर सारे अधिकार किसके पास है? डीओपी के पास है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल। इतनी बात तुम समझिए। उसके बाद तहसीलदार के बाद जो इंपोर्टेंट है वो है पटवारी। ये मैं छोटा हूं, याद नहीं जरूरत है, बट वो मेरे से काम किया बिजनेस में तो इतना बोझ जाता है। मान लो पटवारी की अगर बात करें तो पटवारी को भारत के अलग-अलग राज्यों में अलग नाम जानते हैं। जैसे राजस्थान के अंदर तो उसको कहते हैं पटवारी, लेकिन आप इसको उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में देखेंगे तो वहां इसको बोलते हैं लेखपाल। क्या बोलते हैं इसको? अगर आप तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में जाएंगे तो वहां इसको बोलते हैं कर्नम। क्या बोलते हैं? अगर आप जाएंगे महाराष्ट्र में तो वहां इसको बोलते हैं तलेटी। क्या बोलते हैं? गुजरात में जाओगे तो वहां बोलते हैं पटेल। क्या बोलते हैं? तो पटेल क्या बोलते हैं? तलेटी, कर्नम तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश। और पटवारी असम में क्या बोलते हैं? इसका एक नाम पटवारी भी है जो कहां पर है? असम में। लेखपाल क्या बोलते हैं? यूपी और उत्तराखंड। राजस्थान में जो हरिश्चंद्र माथुर कमेटी है उसने पहली बार रिकमेंड किया था कि राजस्थान में पटवारी का नाम बदल किया जाए लेखपाल। ये भी आपको पूछ सकते हैं राजस्थान किस कमेटी ने रिकमेंड किया था कि राजस्थान पटवारी का पदनाम चेंज करके लेखपाल किया जाए? किसने कहा था? हरिश्चंद्र माथुर कमेटी, जो कब की है? 1963, 1963। इतनी बात में समझ आ गई। अब देखो पटवारी के मामले में 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी। पहला तो है भर्ती के नियम। इसके नियम है भर्ती के नियम। तो भर्ती के नियम जो है पटवारी के, ये हमेशा बनाता रेवेन्यू बोर्ड अजमेर। कौन बनेगा? रेवेन्यू बोर्ड अजमेर बनेगा। पटवारी भर्ती होने के बाद जो जिलों का आवंटन होता है, अलॉटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट होता है, वो जिलों का आवंटन भी कौन करता है? रेवेन्यू बोर्ड अजमेर। लेकिन पटवारी की भर्ती जो एग्जाम जो कौन करवाता है? सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड, अधीनस्थ चयन बोर्ड, जयपुर। कौन सा बोर्ड है? अधीनस्थ चयन बोर्ड, जयपुर। यहाँ तो आगे बता रहा हूँ, बहुत इंपोर्टेंट, पूछ सकते हैं आपको। पटवारी की अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है, पटवारी की नियुक्ति करता अधिकारी कौन होता है? कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पटवारी को अपॉइंट करने का काम करता है। और इसके खिलाफ अगर अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी हो, जैसे इसको सस्पेंड करना हो, जैसे मान लो इसको टर्मिनेट करना हो, निष्कासित करना हो, ये दोनों अधिकार इसके पास है, कलेक्टर के पास है। जो मैंने आपको कहा कि डिसिप्लिनरी एक्शन जो है, अनुशासनात्मक कार्रवाई हमेशा अपॉइंटिंग अथॉरिटी करेगी। तो कलेक्टर की अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। इसलिए इसको सस्पेंड करना हो, इसको टर्मिनेट करना हो, दोनों अधिकार किसके पास है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास है। उसके अलावा पटवारी जो है, अगर इसके स्थानांतरण की बात करें, ट्रांसफर की बात करें, तो जिले में तो कौन कर सकता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। संभाग में डिविजनल कमिश्नर। मैंने पहले भी आपको बताया कि संभाग के अंदर 2 कर्मचारी हैं, एक तो पटवारी और दूसरा आरआई। इन दोनों के विदिन डिवीजन संभाग के अंदर ट्रांसफर करने का अधिकार किसको है? डीसी को है। जैसे मालूम हो गया सीकर संभाग है, वो सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना, इन चारों जिलों में से किसी भी जिले में किसी पटवारी आरआई ट्रांसफर कर सकता है, क्योंकि उसका संभाग है, उसके डिवीजन में आने वाले जिले। समझ में आ गई मेरी बात? और दूसरा, अगर पूरे राजस्थान में कहीं भी संभाग चेंज करना हो तो राजस्थान में करने का अधिकार किसको होगा? वो रेवेन्यू बोर्ड अजमेर। रेवेन्यू बोर्ड अजमेर। इतनी बात सब लोग समझ लीजिए। तो आपको पूछो पटवारी की अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। आपको पूछो पटवारी को सस्पेंड कौन करेगा? टर्मिनेट कौन करेगा? पटवारी जो है उसका ट्रांसफर करने का अधिकार डिस्ट्रिक्ट में किसको है? संभाग में। पूरे राजस्थान में एसडीओ की आरएस की ट्रेनिंग के लिए हमने बना दिया ओटीएस, तहसीलदार के बना दिया आरआरटीएस में। उसी प्रकार से पटवारी जो है इनके बनाए हुए पीटीएस, इसको बोलते हैं पटवार ट्रेनिंग स्कूल। क्या बोलते हैं इसको? और पीटीएस जो है वो एक तो गंगानगर में, गंगानगर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, टोंक, अलवर, इन जिलों में पीटीएस बने हुए। केवल इन जिलों में पीटीएस है, जयपुर में नहीं ध्यान रखना, तो गलती जयपुर मत कर देना। पीटीएस का मतलब पटवार ट्रेनिंग स्कूल, पटवार प्रशिक्षण विद्यालय। ये विद्यालय कहां पर है? गंगानगर में गढ़सिंहपुर है, जोधपुर में कालीबेरी, उदयपुर, कोटा, टोंक और अलवर, इन सभी जिलों के अंदर राजस्थान में पीटीएस बने हुए हैं, जहां पर पटवारी को समय समय पर दी जाती है ट्रेनिंग। इतनी बात समझ आ गई क्या? अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि राजस्थान बोर्ड की किताब में लिखा हुआ है कि राजस्थान में पटवारी का पद 1963 में अस्तित्व में है। कब अस्तित्व में आया था? राजस्थान में पटवारी का जो पद है ये 1963 में अस्तित्व में आया था। ये राजस्थान बोर्ड की किताब में लिखा हुआ है, बाई चांस आपको पूछ ले।
कलेक्शन करेंगे उससे निश्चित दर पर होना चाहिए, उतने टैक्स आपको कलेक्ट करना चाहिए, तो सरकार ने डिसाइड किया है। और तीसरा, जो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन करेंगे तत्काल प्रभाव से उसको सब ट्रेजरी में ले जाकर वो ग्रास में ले जाकर क्या करवा देंगे, जमा। क्या मेरी इन तीनों बातों से आप लोग सहमत हो? तो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन में तीन शर्तें, सर्टेन रेट, सर्टेन टाइम पीरियड, कलेक्टेड रेवेन्यू शुड बी डिपॉजिटेड इन सब ट्रेजरी। ये जो आपने भू राजस्व संग्रह किया है तहसील के अंदर, जो मैंने आपको बताया ग्रास होता है, सब ट्रेजरी होती है, उसमें ले जाकर आपको जमा करवाना है। ये लैंड रेवेन्यू कलेक्शन की पहली शर्त है। दूसरा, इसके बेसिक काम जो है वो राजस्व संबंधी है, इससे संबंधित है, राजस्व संबंधी है। तो राजस्व संबंधी क्या काम इसके, मैंने आपको कहा प्रकाश में कि जमीनों में किसानों की जो जमीन उसका बंटवारा जो होता है उसको इनिशिएट करने का काम किसका है, पटवारी का। सीमा ज्ञान कौन करवाता है, पटवारी। पत्र पत्र कौन करवाता है, पटवारी। ये तीनों काम किसके हैं, पटवारी के। म्यूटेशन जो मैंने कहा कि म्यूटेशन एक्सेप्ट तहसीलदार करेगा, उस म्यूटेशन को इनिशिएट करने का काम, उस म्यूटेशन को प्रारंभिक रूप से भरने का काम कौन करेगा, पटवारी। कौन करेगा, पटवारी। हमने कहा फसलों का आकलन, एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट, तो फसलों का आकलन कौन करेगा, पटवारी। तो बेसिकली सारे काम किसके हैं, पटवारी के। और ये गांव के अंदर जितने भी लैंड रिकॉर्ड है, ये गांव में जो जमीनों को लेकर जो जिसको हमने जमाबंदी का, जमीनों के लैंड मैप्स है, जमीनों के नक्शे हैं, उस गांव में जितने भी डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट उनसे संबंधित केसेस है, उन केसेस को भी रजिस्टर मेंटेन करते हैं, म्यूटेशन रजिस्टर है। ये सारा लैंड रिकॉर्ड मेंटेन करने का भी कौन करेगा, पटवारी। एक जिले में जितने भी डेवलपमेंट स्कीम चलती है, एक जिले में बहुत सारी डेवलपमेंट स्कीम है, उनमें लाभार्थियों का चयन होता है, बेनिफिशियरी का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल किसका है, पटवारी का। ये गांव के अंदर हम कह सकते हैं जिले के अंदर जितने भी सर्टिफिकेट जारी होते हैं, जैसे मैं कहूँ आपका कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, ईडब्ल्यूएस, आपका इनकम सर्टिफिकेट, सॉल्वेंसी, हैसियत प्रमाण पत्र, सारे प्रमाण पत्र भी जारी होंगे, उसमें निश्चित रूप से इसकी रिपोर्ट होगी, पटवारी की। इसकी रिपोर्ट होगी, पटवारी की। ये पटवारी का बेसिक काम है। अब जब हम सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए जो दो सर्टिफिकेट है वो जारी करता है, एक तो कास्ट और दूसरा ईडब्ल्यूएस। जाति और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी करने का काम किसका है, जैसे का पहचान आपको पूछ ले। तहसीलदार के द्वारा एक डोमिसाइल है, दूसरा सॉल्वेंसी और तीसरा आपकी एग्रीकल्चर इनकम, कि आपके परिवार को कृषि से कितनी आय हो रही है, आपकी हैसियत क्या है, आपकी सॉल्वेंसी क्या है, आपका मूल्यवान प्रमाण पत्र, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये तीनों प्रकार के सर्टिफिकेट कौन जारी करता है, तहसीलदार। लेकिन मैंने आपको 5 सर्टिफिकेट बताए, कौन से जारी करता है, कास्ट और ईडब्ल्यूएस। तहसीलदार कौन से जारी करता है, मूल्यवान, हैसियत और आय, डोमिसाइल, सॉल्वेंसी, इनकम। इनकम किससे, एग्रीकल्चर। ये तीनों सर्टिफिकेट कौन जारी करेगा, तहसीलदार। लेकिन इन पांचों सर्टिफिकेट में इनिशियल रिपोर्ट हमेशा पटवारी की होगी। इवन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो जारी होता है उसमें पटवारी आगे पिताजी के नाम से, माताजी के नाम से जो जमीन है उसमें जाति देख लिखेगा। तो जमाबंदी जो होती है, लैंड रिकॉर्ड होता है उसमें जाति लिखी होती है, तो पटवारी उसमें जाति देखकर लिखेगा कि इस व्यक्ति की जाति है, इस व्यक्ति कास्ट है। समझ में आएगी मेरी बात? ये सारे काम किसके हैं, पटवारी के। मान लो किसी को समझ आ गया, पटवारी कहाँ गए थे, कर्नम कहाँ गए थे, आंध्र प्रदेश और लेखपाल। किस राजस्थान सरकार की किस समिति ने कहा था कि इसका नाम लेखपाल किया जाए, हरीश चंद्र माथुर कमेटी। कौन सी कमेटी है, पटवारी का अपॉइंटमेंट कौन करता है, कलेक्टर। पटवारी का कमिश्न कौन करेगा, पटवारी को सस्पेंड कौन करेगा, तहसीलदार कौन से नियमों के अंतर्गत काम करते हैं, 1958। अब मैं आपको नाम बोलूंगा पद का, आपको उसका अपॉइंटमेंट बताना, अपॉइंटमेंट कौन करेगा। पक्की बात है क्या। डीसी, कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कलेक्टर, सीएम, वही होगा। एसडीओ, डीओपी, तहसीलदार, रेवेन्यू बोर्ड, पटवारी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिला कलेक्टर। अब मैं उन पदों के नाम बोलूंगा जिनके बारे में बताया कि ये तब उससे आए थे और कौन लिख रहा है इनको। डिविजनल कमिश्नर 1829 विलियम बेंटिंग, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर 1772 वॉरेन हेस्टिंग्स, पटवारी 1963। ठीक है, अच्छा ठीक है। डीसी और जो कलेक्टर है उसके अपॉइंटमेंट के अलावा जितने भी उसको लेकर कार्य किए जाते हैं सारे कौन करता है, डीओपी। एसपी के सारे काम कौन करता है, डीओपी। तहसीलदार के सभी कार्य, रेवेन्यू बोर्ड और पटवारी, कलेक्टर। अगर एक संभाग में पटवारी का ट्रांसफर करना हो, डीसी, राजस्थान में डीबी करना हो, इनमें से कौन से स्थान पर पीडीएस नहीं है, इनमें से कौन से स्थान पर पटवारी ट्रेनिंग स्कूल नहीं है, आना जवाब देना होगा। जयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर नहीं है, भीलवाड़ा में भी सीकर, झुंझुनू, कोटा, उदयपुर, गंगानगर, जोधपुर, टोंक, अलवर। ठीक है, इन सभी जगह पर क्या है, पीडीएस है। अच्छा, आईएएस अधिकारी जो होते हैं ट्रेनिंग कहां पर होती है, एससीएम का पहले क्या नाम था इसका, ओडीएस। कहां था पहले, कहां लेकर आगे। ठीक है, तहसीलदार ट्रेनिंग कहां पर होती है, आरआरटीआई अजमेर। पटवारी ट्रेनिंग मैंने आपको बता दी, पीडीएस है, कहां होती है, पीडीएस। और कई बार नंबर पटवारी जाता होता है तो सरकार टेंपरेरी पीडीएस बनाती है, जयपुर में बनती है टेंपरेरी है, परमानेंट तो केवल इन जगह पर ही है। स्थायी जो पीडीएस है वो मैंने लिखवा रखा है। अब आपको लेकर चलूंगा एसपी के पास, है तो आप बहुत बोल नहीं रहोगे, सीधा कहां लेकर चलूंगा, इधर देखो। इनमें से किस स्थान पर उसे स्थापित कर सकता है, जयपुर में था क्या, कोटा में था, उदयपुर में था क्या, अजमेर में था, क्या आंसर होगा, ए बी और सी। हाँ कोई बात नहीं। इनमें से किस सेक्शन के अंदर हाईकोर्ट की प्रोविजन है, 49। राजस्थान हाईकोर्ट राजस्थान उच्च न्यायालय 1952 के अंतर्गत काम करता है। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ 31 जनवरी 1970 से कार्य कर रही है। इसमें एक न्यायाधीश के साथ 31 न्यायाधीश हो सकते हैं, गलत है। ये कभी है, हो सकते हैं, हो सकते हैं 50, 1 + 49। इसका मतलब तीसरा स्टेटमेंट क्या गलत है, सही विधान कौन से हैं, ए और बी, ए और बी। इनमें से कौन कौन सा हाईकोर्ट के सीजे, कौन से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एनएचआरसी के चेयरपर्सन रह चुके हैं, ये शर्मा ठीक है, अरुण कुमार मिश्रा, जयंत पांचाल, ये कौन है, ए और बी। अभी से पूछा है कि अध्याय 35 बनाएंगे तो इसका आंसर क्या होगा, ए और बी। तीसरा मैंने कहा था एक्टिंग चेयरपर्सन थे, शिवराज पाटिल। कौन थे, राजस्थान हाईकोर्ट के सीजे जो कि एनएचआरसी के एक्टिंग चेयरपर्सन रहे, वो कौन है, शिवराज पाटिल। जयंत पांचाल कौन थे, पहले एक्टिंग सीजे, पहले एक्टिंग चीफ जस्टिस। मैक्सिम टेन्योर
जिम्मेदारी सीधे किसका आता है? कैलाश नाथ। इनमें से कौन सा सही मैच नहीं किया है? आनंद नारायण को ललवे के देखे, डीएस दवे बूंदी, तिल्लो संदत करौली, आगे दे बीका, एसएस मेहता सार्दुल सिंह मेहता कहां से दे, उदयपुर से निकला और कौन दे? अब एक चीज और सुन लो, मुझे याद आएगी, सुनकर याद रखना। राजस्थान हाईकोर्ट के जो 11 न्यायाधीश बने थे शुरू में, उसमें 2 न्यायाधीश बाद में जाकर राजस्थान हाईकोर्ट के सीजे बने। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने एक तो दुर्गा शंकर दवे और एक जवान सिंह रावत। दुर्गा शंकर दवे शुरू के 11 न्यायाधीशों में 2 न्यायाधीश ऐसे हैं तो बाद में जाकर राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन गए। एक का नाम है जवान सिंह रावत जो उदयपुर से थे और दूसरे कौन से थे? दुर्गा शंकर दवे, डीएस दवे। राजस्थान हाईकोर्ट का नोटिफिकेशन कब जारी हुआ था? 25 अगस्त को। 25 अगस्त। ऐसा तक कौन सा है? इसका उद्घाटन राजस्थान हाईकोर्ट का उद्घाटन 29 अगस्त 1949 को मानसिंह द्वारा किया गया। इसमें सीजे के साथ साथ 21 न्यायाधीशों ने शपथ ली। कितने थे? 11। बस ये गलत है। और 11 से 31 जनवरी 1970 को बनाते और उच्च न्यायालय की जोधपुर में मुख्य पीठ की सिफारिश बिहार पटेल कमेटी ने की थी। मानते हो किस बात को? ठीक है, तो कोई बात मैं नहीं मान रहा। ये यहाँ जिला प्रशासन क्वेश्चन है, उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन है एसपी और कमिश्नर, वो करते फिर जिला प्रशासन के मुझे 15-20 क्वेश्चन के जवाब दो और फिर हम जाएंगे सीधा राज्यपाल के पास। अगर सही करोगे ये समाधान है, चाय पियोगे ना? 4:30 से पहले क्लास नहीं छोड़ूंगा मैं। इधर देखो, अरे फिर हमने टाइम ही नहीं, हमने 4 टॉपिक और पढ़ने, गवर्नर, सीएम, काउंसिल, मिनिस्टर और पंचायत राज, और जब तक ये क्लास नहीं छोड़ूंगा। अब कल थोड़ी पढ़ते रहोगे, मैं एक दिन ये थोड़े सब्जेक्ट पढ़ते रहोगे, वो सब्जेक्ट पढ़ने भी आपको। तो कल मैं सोच रहा हूँ कि आप केवल पढ़ेंगे ज्योग्राफी का रिवीजन है, और ज्योग्राफी के 2-3 क्वेश्चन आते हैं। 4 आते हैं? हाँ, 4 मालूम। तो इधर देखो, एसपी जिला पुलिस अधीक्षक कौन होता है? जिला पुलिस अधीक्षक एसपी। किताब लेकर पढ़ेंगे आज एसपी। एसपी पद पर किसको पोस्टिंग होती है? आईपीएस। यहाँ पर किसको लगाते हैं? आईपीएस अधिकारी को। इंडियन पुलिस सर्विस के अधिकारी को एसपी के पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। इसकी अपॉइंटिंग मिनिस्ट्री हमेशा कौन होगा? भारत सरकार का गृह मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय है? होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। भारत सरकार। राजस्थान में अगर एसपी आ गया या आईपीएस अधिकारी आ गया राजस्थान में आने के बाद, किसी भी राज्य में आने के बाद, उस पर पूरा कंट्रोल किसका होगा? वो डीओपी। यानी उसका ट्रांसफर, पोस्टिंग, एपीओ, सस्पेंशन, टर्मिनेशन सारे कौन करेगा? डीओपी। बस इसका अपॉइंटिंग मिनिस्ट्री कौन है? गृह मंत्रालय, भारत सरकार। लेकिन यहाँ भी वही बात लागू होगी, जब भी आप एसपी को सस्पेंड या टर्मिनेट करेंगे, ऐसा करने से पहले आपको पूछना पड़ेगा किससे? भारत सरकार की होम मिनिस्ट्री से, भारत सरकार के गृह मंत्रालय से। एसपी का टेंडर भी कैसा नहीं है, फिक्स नहीं है। भारत में एसपी का पद जो आया था 1860 में कब आया था? और ये जिस गवर्नर के टाइम है उसका नाम है लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। कौन है? 1860 में जब एसपी का पद अस्तित्व में आया उस समय भारतीय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। इतनी बात मेरे सबको समझ आ गई है। अब एसपी का काम क्या है? एसपी काम आप मान के चलोगे 10 बार काम है, उनका संबंध केवल किससे है? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करवाने से। जिले में कर्फ्यू का आदेश जारी किया गया कलेक्टर के साथ, कर्फ्यू के जो ऑर्डर को एग्जीक्यूट कौन करवाएगा? एसपी। डीसी कलेक्टर से कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करके जिले में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कौन करवाएगा? एसपी। जिले में एसपी की जिम्मेदारी है कि एसपी जिले के अंदर होने वाली एफआईआर, जिसको बोलते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट और एफआईआर फाइनल रिपोर्ट, इनकी समीक्षा को रिव्यू कौन करेगा? एसपी। जिले में पुलिस थानों का चौकी होगा, इंस्पेक्शन कौन करेगा? एसपी। जिले में जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, जिले में जो संगठित अपराध है, संगठित अपराध का मतलब कई लोगों के द्वारा प्लान तरीके से किया गया अपराध, क्राइम, इस प्रकार के ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने का काम कौन करेगा? एसपी। जिले में संगठित अपराध को रोकने का काम कौन करेगा? एसपी। जिले में जो डिस्ट्रिक्ट में पुलिस के अलावा जो अदर डिपार्टमेंट है उनके साथ कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश कौन करेगा? एसपी। जिले में चूंकि पुलिस का पाला 24/7 अपराधी से पड़ता है, इसलिए एसपी की जिम्मेदारी है कि वो अपने जिले में जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस फोर्स काम कर रही है उसका मोरल बूस्ट करे, उनका मनोबल बनाए रखना। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात आप पूछ सकते हैं कि एसपी को अधिकार है कि वो कांस्टेबल से लेकर सीआई तक के ट्रांसफर विद इन डिस्ट्रिक्ट और दूसरा इनका सस्पेंशन कर सकता है, इनका निलंबन करने का अधिकार है। हालांकि थोड़े दिन पहले राजस्थान के डीजीपी ने आदेश जारी किया है, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो किसी ने, राजस्थान के डीजीपी ने आदेश जारी किया है कि एसआई से ऊपर के जो अधिकारी एसआई सीआई जो है इनके सस्पेंशन करने से पहले डीजीपी को इन्फॉर्म किया जाए। डीजीपी के परमिशन के बाद ही एसआई और सीआई के सस्पेंशन एसपी करवाएगा। ये राजस्थान के डीजीपी युवा साहू जो है उन्होंने आदेश निकाला है। इतनी बात समझ गए। उसके अलावा एसपी की जिम्मेदारी है कि जिले के अंदर राजस्थान पुलिस जो भी अभियान चलाएगी, जो भी कैंपेन चलाएगी, उनको एग्जीक्यूट करवाएगा। जैसे भी आपको पता होगा बाल विवाह को रोकने के लिए राजस्थान पुलिस ने अभियान चलाया है, ऑपरेशन लाडली। कौन सा है? ऑपरेशन आग, जो हम पढ़ चुके हैं। ऑपरेशन मिलाप कौन सा है? और आजकल राजस्थान पुलिस ने महिलाओं को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए एक अभियान चला रखा है, उसका नाम है आवाज। क्या नाम है? आवाज अभियान जो है महिलाओं को आत्म सुरक्षा के गुर सिखाने के लिए, सेल्फ डिफेंस की स्किल सिखाने के लिए चला रखा है। ऑपरेशन लाडली भी चाइल्ड मैरिज जो है, बाल विवाह को रोकने के लिए राजस्थान पुलिस के द्वारा चलाया गया कैंपेन था। राजस्थान पुलिस के द्वारा चलाया गया क्या था? एक अभियान। इस बात से, इतनी बात से सभी लोग सहमत हो गया? बाकी बात है कि ये सारे काम किसके हैं? एसपी के। आप देख लो, और अगर आप करेक्ट निकालेंगे, साथ निकालेंगे, तो एसपी का बेसिक काम क्या है? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करवाना, कानून में शांति व्यवस्था बनाए रखना। तो आपको मैं कहूंगा एसपी को किस कर्मचारी से लेकर, किस अधिकारी से लेकर कहां तक अधिकारी ट्रांसफर के अधिकार है? कांस्टेबल से सीआई, कहां पर? विद इन डिस्ट्रिक्ट, जिले में। ठीक वैसे जैसे मैंने आपको कहा कि आरआई और पटवारी का अगर डिवीजन में ट्रांसफर करना हो तो कौन करेगा? संभाग, वैसे सीआई का अगर जिले के बाहर रेंज में, क्योंकि पुलिस में होती है रेंज, रेंज में ट्रांसफर करना हो तो करेगा आईजी। कौन करता है? आईजी। और रेंज चेंज करनी हो तो करेगा डीजीपी। कौन करेगा? डीजीपी। इतनी बात समझ गए? ये सारे काम किसके थे? एसपी के। एसपी का पद कब अस्तित्व में था? किस गवर्नर के टाइम? लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। एसपी का अपॉइंटिंग मिनिस्ट्री कौन सी है? गृह मंत्रालय। होम मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का गृह मंत्रालय। इतनी बात समझ गए क्या? इनमें से कौन सा काम एसपी का नहीं है? सुनो बताओ। देखिए, पहला है जिले में एफआईआर वेफआईआर की समीक्षा करना, कंट्रोल ओवर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, एग्जीक्यूट द कैंपेन्स एंड ऑपरेशंस ऑफ स्टेट पुलिस इन डिस्ट्रिक्ट, है क्या? टू इशू द ऑर्डर ऑफ कर्फ्यू इन डिस्ट्रिक्ट। जिले में कर्फ्यू का आदेश कौन जारी करेगा? कलेक्टर। एसपी की जिम्मेदारी है कि उन कर्फ्यू का आदेश को क्या करवाएगा? एग्जीक्यूट, उनका क्रियान्वयन करवाएगा। इतनी बात समझ गए क्या? ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे आपको। अभी सुनो, मैंने आपको कहा कि एक व्यवस्था इसको बोलते हैं कमिश्नर सिस्टम, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं आयुक्त प्रणाली। कौन सा बना लिया?
सिस्टम जो है ये कई राज्यों के अंदर तो बहुत पुराना है, दिल्ली में बहुत पुराना है, बेंगलुरु में जाएंगे बहुत पुराना है, यूपी में पुराना है, लेकिन राजस्थान के अंदर कमिश्नर सिस्टम की शुरुआत कब हुई थी? 1 जनवरी 2011। कौन से दो शहरों में कमिश्नर सिस्टम लागू हुआ? जयपुर और जोधपुर। जयपुर के पहले पुलिस कमिश्नर कौन थे? बी एल सोनिया। अभी कौन है? बीजू जॉर्ज जोसेफ। कौन है? जोधपुर के पहले पुलिस कमिश्नर कौन थे? भूपेंद्र कुमार कर। अभी कौन है? राजेंद्र सिंह। पुलिस कमिश्नर सिस्टम की बड़ी विशेषता होती है कि पुलिस कमिश्नर सिस्टम के अंदर पुलिस कमिश्नर कम से कम आईजी रैंक का अधिकारी होता है। कौन सा रैंक का अधिकारी होता है? यानी पूरे जिले में पुलिस के कमांडो संभालेगा, कोई तो सीनियर आईपीएस ऑफिसर होगा जो कम से कम आईजी रैंक का होगा। और दूसरा, इस कमिश्नर को हमेशा मजिस्ट्रेट की पावर होती है, यानी इसके पास लगभग वो शक्तियां होती है जो कलेक्टर के पास एज मजिस्ट्रेट होती है, वो सारी शक्तियां किसके पास ले जाएंगी? कमिश्नर के पास। कौन से दो शहरों के अंदर? जयपुर और जोधपुर। कमिश्नर कम से कम कौन से रैंक का होगा? आईजी। ये रिफॉर्म जब किया गया उस समय राजस्थान के सीएम कौन थे? अशोक गहलोत। इतिहास समझिए। अब आगे प्रणाली बाई चांस आना पॉसिबल नहीं, फिर भी आपको पूछ ले। देखो सबसे ऊपर होता है कमिश्नर। कौन होता है? इसके नीचे हमेशा होगा एडिशनल कमिश्नर। ये हमेशा कम से कम आईजी रैंक का होगा और ये हमेशा किस रैंक का होगा? डीएजी। किस रैंक का होगा? एडिशनल कमिश्नर के बाद कौन होगा? डेप्यूटी कमिश्नर। कौन होगा? इसके ठीक नीचे होगा एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर और इसके ठीक नीचे होगा असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस, एसीपी। ये दोनों तो होते हैं आरपीएस और ये सारे कौन है? आईपीएस है। मैंने आपको एक बार बताया कि इस कमिश्नर सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ आईपीएस ऑफिसर बहुत ज्यादा होते हैं जिले में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। अब आप जयपुर के अलावा चले जाओ किसी भी जिले में, कोटा में चले जाओ, कोटा में एसपी तो ही है, कोटा शहर, कोटा ग्रामीण, तो आईपीएस अधिकारी कोटा जिले में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करवाने हैं। आप जयपुर शहर में जो देखेंगे तो जयपुर शहर में एक तो कमिश्नर है, दो एडिशनल कमिश्नर, 3 6 डीसीपी है, यानी लगभग 9 आईपीएस अधिकारी जयपुर शहर में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करवाते हैं। लगभग 5 से 6 अधिकारी काम होते हैं जोधपुर। इस अगर जिले में क्या होगा? कमिश्नर सिस्टम। तो कमिश्नर सिस्टम जो है वो एसपी व्यवस्था से किस प्रकार अलग है? एसपी के पास मजिस्ट्रेट की पावर नहीं होती है, कमिश्नर के पास कौन शक्तियां होती है? मजिस्ट्रेट की। जब उसके पास मजिस्ट्रेट की शक्तियां होंगी तो पूरे जिले में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कौन करवाएगा? कमिश्नर। कर्फ्यू कौन लगाएगा? कमिश्नर। कर्फ्यू वाली धारा कौन सी है? किसकी है? बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। पूरे जिले में, पूरे जिले के शहर में आर्म्स लाइसेंस कौन जारी करेगा? कमिश्नर। पूरे जिले में या शहर में जो धरने प्रदर्शन होंगे, उन डेमोन्स्ट्रेशन, उन रैलीज को परमिशन कौन देगा? कमिश्नर। पब्लिक न्यूसेंस के मामले में, शांति भंग के मामले में कौन देगा? कमिश्नर। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 और राष्ट्र का उसको लागू कौन करवाएगा? कमिश्नर। पास ऑफ इंप्लीमेंट कौन करवाएगा? कमिश्नर। पूरे जिले के अंदर, शहर के अंदर स्मगलिंग है, टेररिस्ट एक्टिविटी है, तस्करी, आतंकवाद संबंधी घटनाएं, इनको कंट्रोल कौन करेगा? कमिश्नर। इसका मतलब ये है कि सारी शक्तियां किसके पास पड़ी थी? कलेक्टर के पास। ये सारी शक्तियां कलेक्टर से किसके पास शिफ्ट होगी? एसपी के, कमिश्नर के पास। कहां पर? जहां पर कौन सा सिस्टम है? जहां पर कमिश्नर सिस्टम है, एसपी और कमिश्नर। तो कमिश्नर सिस्टम कहां लागू होता है? तब की बात है 1 जनवरी 2011। ये राजस्थान के पहले या जयपुर के अंदर पहले पुलिस कमिश्नर कौन थे? जोधपुर में। अभी कौन है? जयपुर में कौन है? ये सीएम का टाइम लागू हुआ अशोक गहलोत। उस क्वेश्चन के जवाब देंगे मेरे को। राजस्थान में कमिश्नर व्यवस्था 1 जनवरी 2011 शुरू हुई। जयपुर के पहले पुलिस कमिश्नर भूपेंद्र कुमार दत्त। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? गलत है। इस अनुच्छेद में जिला सभा का उल्लेख मिलता है 233। निम्नलिखित को आरोही पदानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम बताओ। देखिए आरोही क्रम बताना सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा सी। सबसे पहले क्या आएगा? 1 2 3 4। क्या हो गया? सीडीबी है। इसका मतलब आंसर क्या होगा? 2। लाकिन रिफॉर्म का संबंध किस स्टेट से? स्टेट से महाराष्ट्र। 17 मार्च 2023 को कौन से नए संभाग बनाने की घोषणा हुई? सीकर और पाली। कौन सा गया? यहाँ के लिखा दूंगा इसलिए नहीं। इसका आंसर क्या होगा? ए और 10 लाख भूमि अधिग्रहण के मामले में कितने माह की जेल है? पुलिस आयुक्त प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? इन्हें बताओ। देखिए संभाग की व्यवस्था विचार कीजिए। 1949 में इसकी शुरुआत हुई, 5 जिलों संभाग बनाया गया। 1962 में मौलाना सुखाने ने सवाल कर दिया। 1987 में हिरालाल देवप्रा ने इस व्यवस्था पुनः स्थापित किया। अरे देखो इसका आंसर सही क्या है? ए और बी। यानी क्या होगा? एक और ये याद रखना, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नामक बुक जो है इसको लिखने वाले एसएस खेड़ा। जिला प्रशासन नामक बुक के लेखक कौन है? एसएस खेड़ा। खेड़ा लिख रखा लेकिन है कौन? एसएस खेड़ा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बुक का नाम जिला प्रशासन और राइटर कौन है? एसएस खेड़ा। राजस्व अधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर का कार्य है। पहला है क्या? पहला है, दूसरा है, तीसरा है क्या? चौथा है, पांचवा है क्या? नहीं है। इनकम टैक्स कलेक्शन कौन करेगा? आईआरएस करेगा। इसका आंसर क्या होगा? क्या पूछा है? कलेक्टर कार्य है ए बी सी डी। सही है। हाँ नहीं है तो क्या करें? एबीसीडी चारों सही है। क्वेश्चन गलत भी तो हो सकता है। विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण वितरण करना कलेक्टर काम है। करवाना होता है, वैसे करना तो नहीं होता है, करवाता है। पर जैसे बीडीओ करेगा, एसडीओ करेगा, पर करवाएगा कौन? कलेक्टर करवाएगा। ये बताओ देखिए मेरे को। संभाग की व्यवस्था के संबंध में 1962 में इसको समाप्त कर दिया गया। इसे कार्य को राज्यपाल को सौंपा गया। इसे कार्य दिए गए थे कलेक्टर को और कुछ काम दिए थे रेवेन्यू बोर्ड को। तो पहले स्टेटमेंट तो गलत है। हरिदेव जोशी ने 1987 में संभाग के पद को पुनः स्थापित किया। 1987 में अजमेर को नया संभाग बनाया गया। कौन सा आंसर सही है? बी और सी। जिला स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने का कार्य किसका है? किसका दायित्व है? जिलाधीश का। किसका है? राजस्व विभाग राजस्थान की अधिसूचना के द्वारा 9 गठित 17 जिलों एवं 3 संभागों की प्रशासनिक आवश्यकता के संबंध में समीक्षा हेतु गठित कैबिनेट सब कमेटी का इनमें से कौन सदस्य नहीं है? जोगाराम पटेल। वो तीनों तो है। तो चौथे कौन से रह गए फिर? जिनका नाम लिखा हुआ नहीं? कन्हैयालाल चौधरी। कौन है? और अगर हम यहाँ लिखते कन्हैयालाल चौधरी और अगर हम कहें कि इस कमेटी चेयरपर्सन कौन है फिर? श्री मदन दिलावर है। और पहले कौन थे? प्रेमचंद पहलवा। नए जिलों के पैरामीटर तय करने के लिए कमेटी में उसके चेयरपर्सन कौन है?
राम दुबई, राम दुबई। अभी तो सब आपको पता ही है, ये तो मैंने बताई थी आपको, ये तो क्वेश्चन कर दोगे आप। ये नई जिलों सम्मान के बारे में सत्य कथन कौन सा है? इनकी अधिसूचना 5 अगस्त 2023 को राज्य सभा द्वारा जारी की गई। इनका गठन 7 अगस्त को किया गया। पाली सीकर प्रतापगढ़ के, पाली सीकर और